My screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay, then we can start our session. Okay, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन वी कैन स्टार्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रितिका का डाउट है गिट एंड गिटअप से रिलेटेड, एज वेल एज साक्षी का भी डाउट है गिट एंड गिटअप से रिलेटेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर गिट एंड गिटअप. ओके, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द जावास्क्रिप्ट डाउट्स. सो वी विल स्टार्ट. तो गिट एंड गिटअप को डेमोस्ट्रेट करने के लिए ना मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गिटअप अकाउंट पे जाता हूँ और उसको मैं पूरा प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि आप गिट एंड गिटअप के साथ कैसे काम कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट रहेगा कि मुझे ये बताओ कि गिट एंड गिटअप के बारे में आपको क्या क्या पता है, मतलब क्या पता है आपको, गिट क्या होता है, गिटअप क्या होता है, उसका क्या यूज है, इंडस्ट्री में क्या करते हैं उसके साथ. पहले मुझे ये बताओ रितिका एंड साक्षी. गिटहब अपना प्रोग्राम अपना सबको पब्लिक कर सकते हैं या फिर उसे हाइड करने के लिए यूज करते हैं। ओके, मत सिर्फ पब्लिक प्राइवेट होता है या फिर कुछ और भी आप कर सकते हो गिट एंड गिटअप के साथ. आप दूसरों के जो प्रोग्राम बनाए हुए हैं उन पर भी काम कर सकते हैं। ओके, एंड रितिका. जैसे आपको गिट एंड गिटअप के बारे में क्या पता है. डेटा गिटहब के बारे में हमारा जो भी कोड है हम लोग उस पर पोस्ट करते हैं, हम लोग किसी और का कोड भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट सेंड करके देन अपना होमवर्क भी शेयर कर सकते हैं। अपना अगर कोई ग्रुप में बनाना है कोई कोड तो उससे हम सब एक ही कोड पे काम कर सकते हैं मिलकर। ओके, ठीक है, चलो मैं अभी आगे का बताता हूँ आपको इसके आगे. तो सपोज आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एक इंटर्नशिप में काम कर रहे हो या किसी कंपनी में फुल टाइम जॉब कर रहे हो. एट ए टाइम आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आप सिंगुलर काम नहीं करोगे, राइट. एक टीम रहती है पूरी. सपोज 5 पर्सन या 5 डेवलपर्स की टीम है, 6 डेवलपर्स की टीम है. तो जितने भी डेवलपर्स है सब एक ही प्रोजेक्ट में काम करेंगे. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि अगर सपोज डेवलपर नंबर 1 ने कुछ कोड किया, अब वो कोड सपोज अब डेवलपर नंबर 2 का काम है कि उसके आगे का कोड करना है. तो डेवलपर 1 डेवलपर 2 को कोड कैसे शेयर करेगा, या फिर कैसे डेवलपर 2 डेवलपर 1 का कोड ले सकता है. तो बहुत सारे ऑप्शन है कोड लेने के लिए, जैसे कि नॉर्मली आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दो या ईमेल कर दो, टेलीग्राम, मतलब कैसे भी शेयर कर सकते हो कोड को. जैसे कि आप स्कूल प्रोजेक्ट में, कॉलेज के प्रोजेक्ट में करते होगे एक दूसरे के साथ ना, जिप फाइल बना के शेयर कर देते होगे या फिर कोड शेयर कर देते होगे, व्हाट्सएप पे शेयर कर देते होगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देते होगे. तो ऐसा कर सकते हो स्कूल में आप या कॉलेज में आपने किया होगा प्रोजेक्ट्स बनाते समय. बट जब ये इंडस्ट्री में आते हो उस समय कैसा है, अगर अगर ऐसा इस तरीके से अगर आप कोड शेयर करोगे कर सकते हो. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ये ट्रैक नहीं कर पाओगे कि किसने कौन सा कोड किया, राइट. किसका क्या कंट्रीब्यूशन था ये भी ट्रैक नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि किसने किसको कोड किया ये किसके पास सबूत है. ये लाइक एक सेंट्रलाइज तो है नहीं, कोई भी किसी को कोड शेयर कर रहा है तो एक सेंट्रलाइज एक्सेस नहीं है या फिर सेंट्रलाइज कुछ ऐसा चीज नहीं है जिससे हम ये देख पाए कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है. अब सपोज इन फ्यूचर अगर किसी ने कोड किया और मैंने उसको प्रोडक्शन में लाइव कर दिया, अब रियल यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं. अब सपोज किसी कोड में कुछ प्रॉब्लम आ गया या नहीं काम नहीं कर रहा है कोड, तो फिर मैं उसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाऊँ कि ये कोड किसने लिखा था, या फिर इसके पहले क्या कोड था जिससे ये काम कर रहा था, फिर अभी क्या कोड हो गया जिससे काम नहीं कर रहा है, क्या डिलीट हुआ, क्या ऐड हुआ. तो मुझे ये सारा ट्रैक करना है. ये सारा ट्रैक नहीं कर सकता मैं अगर मैं इस तरीके से शेयर करूँ तो. या फिर वर्जन कंट्रोल आप बोल सकते हो. सपोज आपने पहले कुछ कोड किया था वो अच्छे से चल रहा था, फिर उसके बाद सेकंड कोड आ गया, सेकंड कोड आया, फिर थर्ड कोड आया. अब जब थर्ड कोड आया तो आपने सोचा नहीं ये फीचर तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे वापस अपने पुराने वाले कोड पे जाने का है. तो कैसे जा सकते हो, मतलब वर्जन. तो आपने पहले वर्जन 1 का कोड किया, देन वर्जन 2, देन वर्जन 3. वर्जन 3 में जाकर सोचे कि नहीं वर्जन 3 नहीं चाहिए, वर्जन 2 चाहिए वापस से मेरे को. तो वर्जन 2 वापस कैसे मिलेगा, तो वर्जन कंट्रोल कैसे होगा. तो इसके लिए आ जाता है हमारा गिट एंड गिटअप. अब गिट एंड गिटअप पे आप क्या कर सकते हो, आप लाइक रेपोजिटरीज बना सकते हो.
रेपोजिटरीज इन द सेंस लाइक फोल्डर बना दिया आपने, प्रोजेक्ट फोल्डर बना दिया एक तरीके से। सपोज आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हो, बैक एंड में काम कर रहे हो, दो अपना फ्रंट एंड बैक एंड का रेपोजिटरी है। तो फ्रंट एंड का आपने एक रेपोजिटरी बना दिया जिसमें आपने जितने भी डेवलपर से सबको एक्सेस दे दिया। बैक एंड का एक रेपोजिटरी बना दिया, उसमें सबको एक्सेस दे दिया। उसके बाद क्या कर सकते हो, जितने भी टीम मेंबर्स है जिसके भी पास एक्सेस है कोलेबोरेशन का, वो लोग एक दूसरे के साथ ब्रांचेस बनाकर कोड कर सकते हैं, राइट। और उसमें आप ट्रैक भी कर सकते हो कि किसने कौन सा कोड किया था, या कौन सा कोड ऐड हुआ, कौन सा कोड डिलीट हुआ, कब ऐड हुआ, कब डिलीट हुआ। वर्जन कंट्रोल भी कर सकते हो सकता है कि आपको 1 महीने पुराने वाले कोड पे जाने का, तो वो भी जा सकते हो आप इजिली। तो कंट्रीब्यूशन ट्रैक करना है, कोड चेंजेस आपको ट्रैक करने हैं, क्या कोड ऐड हुआ रिमूव हुआ उसको ट्रैक करना है, या फिर वर्जन कंट्रोल, वर्जन मतलब कोड में पीछे जाना है आपको, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो गिट एंड गिटहब के साथ। तो इंडस्ट्री में कैसे है, अगर आपको काम करना है किसी प्रोजेक्ट में तो गिट एंड गिटहब आना कंपलसरी है। उसके बिना समझो आप काम कर ही नहीं सकते। गिट एंड गिटहब आता है तो बहुत ही ईजिली काम करोगे, नहीं आता है तो समझो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलो मैं इसको दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि इसको कैसे कर सकते हो। तो मैं दो रेपोजिटरी तो बना के नहीं करूँगा, मैं एक ही रेपोजिटरी बनाऊंगा। तो मैं अपने गिटहब पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर न्यू पे जाता हूँ एंड यहाँ पर एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं सपोज मैंने कर लिया टेस्टिंग करके, TSTING टेस्टिंग, टेस्टिंग करके मैं एक रेपोजिटरी, अच्छा टेस्टिंग रेपोजिटरी पहले से है तो टेस्टिंग सेशन करके मैं एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ, टेस्टिंग सेशन। ओके। एंड जैसा था ये, इसको पब्लिक या प्राइवेट आपने बोला तो कर सकता हूँ, बट मैं इसको पब्लिक लेके चलता हूँ। टेस्टिंग सेशन है, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट रेपोजिटरी। अब ये मेरा देखो, ये एक वेबसाइट, ये गिटहब का वेबसाइट है, इसको आप बोलोगे रिमोट रेपोजिटरी, मतलब ये हमारे लोकल सिस्टम में नहीं है, ये कहीं और रखा होगा, बराबर। कहीं किसी सर्वर पे ये रन हो रहा होगा, कहीं इसका डेटाबेस कहीं और है, बराबर, इसका सर्वर कहीं और है, तो ये इसको बोलोगे रिमोट रेपोजिटरी, तो ये रिमोटली है। अब मुझे क्या चाहिए, ये रेपोजिटरी मुझे अपने लोकल सिस्टम में चाहिए, जहाँ से मैं इसमें कोड के चेंजेस वगैरह कर सकूँ, कोड लिख सकूँ, राइट। ये सारा चीज मुझे करना है अपने लोकल रेपोजिटरी से। तो लोकल रेपोजिटरी से आप कैसे करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक का आप यूज कर सकते हो, और इस लिंक की मदद से क्या कर सकते हो, इस रेपोजिटरी को अपने लोकल सिस्टम में क्लोन कर सकते हो, और क्लोन करने के बाद इसमें आप कोड के चेंजेस कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो इसके लिए आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल होना चाहिए, अगर गिट इंस्टॉल नहीं है तो आप जाके गिट डाउनलोड कर सकते हो। ये मैं गिट का आ रहा था, गिट पे गिट डाउनलोड, तो गिट डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चाहे तो विंडोज के लिए, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए, जो भी आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हो गिट को। गिट को डाउनलोड करने के बाद क्या करोगे, ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लो यहाँ से। कॉपी करने के बाद सपोज ये मेरा पर्टिकुलर फोल्डर है जो मैंने बना रखा है, इफ यू लर्न डाउट सॉल्विंग सेशन, इसके अंदर मुझे ये जो मेरा रिमोट रेपोजिटरी है, इस रिमोट रेपोजिटरी को मुझे अपने लोकल सिस्टम में क्लोन कर लेना है, जिससे मैं कोड में चेंजेस कर पाऊँ, रेपोजिटरी में चेंजेस कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस में जाकर गिट बेस ओपन कर लूंगा। तो ये मेरा गिट बेस आ गया यहाँ पर। ओके, तो जब गिट इंस्टॉल कर लोगे तो गिट इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे और लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद उसके बाद इसको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, जो यूआरएल था उसको पेस्ट कर दिया। जस्ट यूआरएल के आगे आपको सबसे आगे ये लिखना है, गिट क्लोन। गिट क्लोन लिखोगे, यूआरएल लिखोगे, एंटर मार दो, ये रेपोजिटरी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रिमोट रेपोजिटरी था, रिमोट रेपोजिटरी को मैंने लोकल सिस्टम में क्लोन कर लिया, अब मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ जो भी मुझे करना है। तो ये उसका कमांड हो गया, गिट क्लोन करके यूआरएल डालना है आपको। ये लोकल रेपोजिटरी आ गया, इसको मैं राइट क्लिक करके VS कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। ये सब मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर। यस, तो ये मेरा रेपोजिटरी, इसके अंदर अभी कुछ कोड है नहीं। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक गिट करके आइकन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें कुछ है नहीं अभी, नथिंग। और यहाँ पर एक ही ब्रांचेस दिख रहा है, नीचे जब आओगे देखो यहाँ पर ब्रांचेस भी दिखते हैं कि आप किस ब्रांच के अंदर हो। बाय डिफॉल्ट मैन ब्रांच के अंदर होते हो, बाय डिफॉल्ट मैन ब्रांच के अंदर। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ कोड कर सकते हो, तो मैं कोड करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला सपोज मैं यहाँ पर ना एग्जांपल कंसीडर करने के लिए मैं 3 यूजर बना के चलता हूँ। सपोज मेरे पास 3 यूजर है, तो मैं यहाँ पर कुछ ओपन कर लूँ जहाँ पर मैं कुछ लिख सकूँ।
सपोज पहला यूजर हमारा यूजर वन है जिसको कुछ कोड करना है। ओके, तो यूजर वन से करके दिखा दो कि यूजर वन क्या करेगा। तो सपोज यूजर वन यहाँ पर है, अब यूजर वन को कुछ कोड करना है, तो यूजर वन ने क्या किया, उसने एक फाइल बना दिया, या फिर सपोज एक फोल्डर भी बना सकता है, फाइल ही बना के चल दो चलो। तो यहाँ पर मैं लिखा यूजर वन डॉट टी एक्स टी, मैंने यूजर वन डॉट टी एक्स टी बना दिया, और इसके अंदर मैं सपोज कुछ कोड लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यूजर वन टी एक्स टी फाइल, यूजर वन का कोड, या फिर ऐसा लिख दिया मैंने यूजर वन का कोड। तो ये यूजर वन ने सपोज ये कुछ कोड लिख दिया इस फाइल में। अभी इस कोड को उसको गिटहब पे डालने का है, तो वो क्या करेगा, इधर आएगा और यहाँ पर कमिट मैसेज डाल देगा, कमिट मैसेज के बाद इसको कमिट कर देगा। या तो शायद तो वो यहाँ से भी कर सकता है, या फिर अपना गिट बेस ओपन करके वहां से भी कर सकता है। तो यहाँ से गिट बेस ओपन करके यहाँ से भी कोड को रिमोट रेपोजिटरी में पुश कर सकता है। ओके, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहला, ये जो चेंजेस है ये अनचेंजेस है। ओके, अगर मैं इसे गिट स्टेटस करूं, गिट स्टेटस, तो गिट स्टेटस करने पे क्या आ रहा है कि ऑन ब्रांच मैन ब्रांच के अंदर हूँ, नो कमिट येट, ये अभी तक मैंने कोई कमिट नहीं किया है। अनट्रैक फाइल्स, आपने एक फाइल बना रखा है जिसको अभी ट्रैक नहीं किया गया है, यूजर वन डॉट टी करके फाइल है जिसको अभी ट्रैक नहीं है। और इधर नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक फाइल्स, इधर अनट्रैक फाइल्स है। मतलब ये तुमने फाइल क्रिएट किया बट ये अभी अनट्रैक है, अभी इसको गिटहब के बारे में पता नहीं है। ओके, तो इसको गिटहब में तुमको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए तुम क्या लिखोगे, गिट लिखोगे, ऐड लिखोगे, देन फाइल का नाम लिख दो यूजर वन डॉट टी एक्स टी। तो ये तुम्हारा जो गिट है इसको पता चल जाएगा कि हाँ ये फाइल है तुम्हारा। ठीक है, ये अभी अनट्रैक फाइल है, इसको तुमको गिटहब के अंदर डाल देना है, अपने गिट लोकल रेपोजिटरी की गिट में डालने का है। ओके, लोकल रेपोजिटरी की गिट में डालना है। तो मैंने लिखा गिट ऐड दिस, तो ये चला जाएगा। और फिर मैं वापस से गिट स्टेटस करता हूँ, तो यहाँ पर दिखेगा कि यस ऑन ब्रांच में नो कमिट्स येट, बट ये ट्रैक फाइल हो गया, न्यू फाइल आपने क्रिएट किया जिसका नाम है यूजर वन डॉट टी एक्स टी, ये आ चुका है अभी। ओके, अब चाहे तो इसको आप पुश कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर भी आप ट्रैक स्टेज में आ गए होंगे, देख सकते हो ये क्या स्टेज में आ जाता है। तो जैसे ही आपने ट्रैक किया इसको, तो ये स्टेज में आ जाता है। यहाँ पर आप प्लस माइनस का ऑप्शन है, चाहे तो अनस्टेज कर सकते हो इसको वापस से। ओके, अभी वापस से मैं गिट स्टेटस करके दिखाता हूँ, गिट स्टेटस करता हूँ तो वापस से आ रहा है कि ये अनट्रैक फाइल है, अभी तक ये ट्रैक नहीं हुआ है। ओके, और फिर से अगर तुम यहाँ से ऐड करो, गिट ऐड करके दिखा दो, गिट ऐड किया तो ये ट्रैक हो जाता है, फिर ये आ जाता है स्टेज के अंदर। अब मुझे ये बताओ, ये समझ में आ रहा है ट्रैक करना मतलब क्या। हाँ जल्दी। हाँ, समझ जाते हैं सर। तो जरा ध्यान से समझो इस चीज को, कैसा है कि एक रिमोट रेपोजिटरी है जो गिटहब की वेबसाइट पर है, उसको मैंने अपने लोकल सिस्टम में क्लोन कर लिया है। अब लोकल सिस्टम में मैंने कोड किया, अब लोकल सिस्टम के गिटहब को, गिट को भी नहीं पता है अभी तक मैंने कुछ फाइल बनाया, तो गिट को नहीं पता है अभी कि मैंने कुछ फाइल बनाया, वो अनट्रैक है अभी। तो मुझे अपने गिट को बताने का, लोकल रेपोजिटरी गिट को बताने का कि भाई ये मेरा फाइल है जो मैंने क्रिएट किया, तो उसको आपको ऐड करना पड़ता है गिट के अंदर। तो जब आप गिट ऐड करते हो तब वो ऐड होता है गिट के अंदर, उसके बाद आप उसको अपना जो रिमोट रेपोजिटरी वहां पर पुश कर सकते हो। तो चाहे तो आप इधर से यूज करो, गिट स्टेटस देख सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि कौन से फाइल्स अनट्रैक है, साथ में गिट ऐड करके किसी फाइल को ट्रैक भी कर सकते हो। या फिर यहाँ पर जीयूआई का ऑप्शन है, यहीं पे ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये माइनस कर दिया तो अनट्रैक हो जाता है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो ट्रैक हो जाता है। तो अनट्रैक देन ट्रैक, ट्रैक हो गया। अब स्टेटस देख लो, स्टेटस देखोगे तो ट्रैक में आ जाएगा। ओके, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, ये तो मेरा लोकल रेपोजिटरी, अब मुझे मेरा जो रिमोट रेपोजिटरी वहां पर इसको डाल देने का है। अब मैं कैसे डालूं, तो यहाँ पर एक कमिट का मैसेज डाल दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा यूजर वन डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएटेड, ऐसा मैंने मैसेज डाल दिया, यूजर वन डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएटेड। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मैसेज डाल देना है जो आपके चेंजेस को एक्सप्लेन करता हो, फिर इसको कमिट कर देना है। कमिट करने के बाद पब्लिश ब्रांच करना है, क्योंकि ये ब्रांच जो मेरे मेन ब्रांच है ये अभी तक अपना रिमोट रेपोजिटरी वहां पर क्रिएटेड नहीं है। ओके, तो इसको पब्लिश करोगे तो कमिट करना है, देन पब्लिश करना है। पब्लिश करते ही ये जो ब्रांच है ये उधर क्रिएट हो जाएगा। तो पब्लिश हो चुका है, यहाँ पर ये देखो मैसेजेस आते रहेंगे, तुम्हारा ट्रैक होता रहेगा कि क्या किया था तुमने। यहाँ पर तुम इसमें क्लिक करके भी देख सकते हो मैसेज वगैरह सारी चीजें। अभी जैसे कि रिमोट रेपोजिटरी पे तुम जाओगे, ये टेस्टिंग वाला, इसको जरा एक बार रिफ्रेश कर लो। जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा फाइल यहाँ पर जो है आ जाएगा। तो ये फाइल यहाँ पर दिख रहा है, ओके, यूजर वन डॉट टी एक्स टी। तो ये अभी देख सकते हो ये मेरा
रेपोजिटरी है जो पब्लिक रेपोजिटरी है, इसमें ये मेन ब्रांच है और मेन ब्रांच के अंदर ये कोड है। अब सपोज मैं कोड में वापस से चेंजेस करना चाहता हूँ। अभी सपोज मैं वापस से कुछ चेंज करना चाहता हूँ कि यूजर वन का कोड, और मैंने लिख दिया हेलो कोडर, ऐसा मैंने कर दिया। अब मैं वापस से गिट में जाके देखता हूँ तो फिर से मैंने चेंजेस किया, बस ये जो चेंजेस मैंने किया है यहाँ पर देख सकते हो, एक ग्रीन ग्रीन कलर का आपको हाईलाइट भी दिख रहा होगा। मतलब ये जो लाइन है ये अनट्रैक है अभी। ठीक है, आपने बस इसको ट्रैक किया है, ये अभी अनट्रैक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से ऐड करना पड़ेगा गिट के लोकल रेपोजिटरी में। तो जब इसको क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, ये तो ट्रैक हो जाएगा। तो ट्रैक होने के बाद आप फिर से एक मैसेज लिख दो कि यूजर वन डॉट टी एक्स टी फाइल अपडेटेड, एक्टर मैसेज लिख दिया मैंने और इसको मैंने कमिट कर दिया। कमिट करके सिंक करना होता है, मतलब सिंक मीन्स कि तुमने जो भी कमिट किया है वो तुम्हारे लोकल रेपोजिटरी में किया है, तुमने अभी रिमोट रेपोजिटरी में नहीं किया है। अगर तुम रिमोट रेपोजिटरी को रिफ्रेश करके देखोगे कि यहाँ पर कोड आया है कि नहीं आया, तो यहाँ पर आपको वो कोड नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक वो सिंक नहीं हुआ है। तो आपको सिंक करना है, जैसे ही आप सिंक करोगे, ओके करोगे, तो ये जो लोकल रेपोजिटरी में जो भी चेंजेस किया वो अपना रिमोट रेपोजिटरी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, अभी ये हो गया। अभी जाकर अगर आप इधर रिफ्रेश करके देखोगे तो यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी में ये कोड आ जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। बट सपोज अभी एक यूजर तो है नहीं, तीन चार यूजर है सपोज। अब तीन चार यूजर कैसे काम करेंगे? तो अगर आपको सबको एक्सेस देना है तो क्या करोगे, सेटिंग्स के अंदर जाओगे, सेटिंग्स के अंदर कोलेबोरेटर्स का ऑप्शन होता है, आ सकता है वेरिफिकेशन के लिए, तो वेरिफिकेशन कर लोगे। मेरे को अभी तक आया नहीं वेरिफिकेशन, आ गया, अप्रूव कर दिया मैंने। अप्रूव करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर से आप ऐड ईमेल करके, चाहे तो आप यूजर नेम से उसको ऐड कर सकते हो या फिर ईमेल से उसको ऐड कर सकते हो, यहाँ पर डालोगे तो आ जाएगा। ऐसा तो कोलैबोरेटर्स में ऐड कर दिया। सपोज इस तरीके से मैंने तीन चार यूजर बना रखे हैं और तीन चार यूजर को एक्सेस दे रखा है। तो मैं अभी अलग अलग यूजर से तुमको ये काम करके दिखाता हूँ कि अलग अलग यूजर कैसे काम करेंगे। तो सपोज मैं हूँ, सपोज अभी क्या करना है, यूजर वन को, यूजर वन ने तो एक कोड करके डाल दिया है। अब सपोज यूजर टू है जिसको कोड करना है, तो यूजर टू क्या करेगा, अपना ब्रांच बना के कोड करेगा। ओके देखो अब मैं दिखाता हूँ। सपोज इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। सपोज ये काम यूजर वन ने कर दिया है, अब यूजर टू को कुछ चेंजेस करने हैं, तो यूजर टू क्या करेगा, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो यूजर टू क्या करेगा, अगर वो पहली बार कर रहा है तो वो भी यहाँ से जाकर इसको कॉपी कर लेगा। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, सपोज मैं तुमको दिखाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं यूजर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ कि अगर यूजर टू है तो वो क्या करेगा। तो यूजर टू फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसको इसमें काम करने का है तो वो कोड में जाके ये यूआरएल को लेगा, ये यूआरएल को फिर यहाँ पर क्या करेगा, पहले तो क्लोन करेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा गिट क्लोन और मैंने ये यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यूज़र नंबर टू ने ये किया, फिर ये क्लोन कर लेगा यूज़र टू। क्लोन होने के बाद इसको वीएस कोड के साथ ओपन करेगा, तो राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, तो ये वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब सपोज यूजर टू को चेंजेस करने हैं, बट यूजर टू देखो डायरेक्टली कोड चेंजेस नहीं किया जाता, ये भी थोड़ा समझ के चलो। जैसे कि ये जो रेपोजिटरी है, मतलब ये जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच पे कोई भी कोड नहीं करता डायरेक्टली। ओके, तो जैसे कि जब भी आप किसी इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको क्या रहता है, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि मेन ब्रांच, डेवलपमेंट ब्रांच, टेस्टिंग ब्रांच, प्रोडक्शन ब्रांच, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं और उस ब्रांच के अंदर डायरेक्टली कोड नहीं किया जाता। अगर आपको कुछ कोड करना है तो आप क्या करोगे, खुद का ब्रांच क्रिएट करके कोड करोगे, खुद का ब्रांच क्रिएट करके। ओके, और ब्रांच का नाम भी थोड़ा सा देने का, जैसे कि ब्रांच का नाम कैसे दे सकते हो, मैं थोड़ा गिट में दिखाता हूँ कि गिट ब्रांचेस नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन। तो यहाँ पर थोड़ा पढ़ सकते हो किस तरीके से करते हैं। जैसे कि जब भी कोई ब्रांच बना रहे हो तो आप फीचर करके ब्रांच बना सकते हो, फीचर स्लैश। अगर तुम कोई नया फीचर उसमें डेवलप करने वाले हो, बग फिक्स करके ब्रांच बना सकते हो, जिसमें अगर सपोज कोई इशू है तुम उसको रिजॉल्व करने वाले हो। या फिर हॉट फिक्स, समझो कोई अर्जेंटली तुम कुछ चेंजेस करने वाले हो कुछ इशू को सॉल्व करने के लिए। रिफैक्टर, तुम कोड में कुछ मॉडिफाई करने वाले हो कुछ न्यू फीचर के लिए, तो उसके लिए ये होता है। तो अलग अलग ये प्रीफिक्स होते हैं जिसका आप यूज, सफिक्स शायद बोलते हैं,
तो इसका प्रीफिक्स प्रीफिक्स बोलते हैं, तो प्रीफिक्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। सपोज अब यूजर टू है, यूजर टू ने यहाँ पर क्लोन कर लिया है और कोड भी करना चाहता है, बट डायरेक्टली वो कोड कर नहीं सकता मेन ब्रांच के अंदर, कोई भी नहीं कोड करेगा मेन ब्रांच के अंदर, तो फिर कैसे करेगा कोड वो? लगता है कोई मीट ज्वाइन कर रहा है। नहीं, ओके। तो अभी यूजर टू डायरेक्टली कोड कर नहीं सकता, तो फिर वो कैसे करेगा? तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आके मैं एक ब्रांच क्रिएट करता हूँ, तो शो मोर ऑप्शंस में जाके ओपन गिट बेस करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ गिट ब्रांच हाइफन बी, देन एक ब्रांच का नाम दे देता हूँ। जैसे कि सपोज मेरे को क्या करना है, एक न्यू फीचर डेवलप करना है सपोज, तो मैं लिखूंगा फीचर। अब फीचर क्या डेवलप करना है, तो वो चीज मैं आगे लिख सकता हूँ कि मुझे क्या डेवलप करना है फीचर में। अभी मैं सिंपल सा लिख देता हूँ कि मुझे यूजर टू का कोड मैंने ऐसा लिख दिया, यूजर टू का कोड मैंने ये मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो गिट ब्रांच हाइफन बी फीचर स्लैश यूजर टू का कोड, तो मैं यूजर टू का कोड ये फीचर में ऐड करने जा रहा हूँ, तो मैं एंटर मार दूंगा। हम्म, अच्छा बी नहीं होता, गिट ब्रांच हाइफन एम बी होता है, अच्छा गिट चेकआउट होता है, सॉरी, ये मैसेज नहीं, ये होता है गिट चेकआउट हाइफन बी और देन फीचर, और फीचर में क्या लिखा था मैंने, यूजर टू का कोड, ये। तो गिट चेकआउट करना होता है, ब्रांच नहीं। तो जैसे लिखोगे गिट चेकआउट और फिर एंटर मार दो, तो यहाँ पर लिख के आएगा स्विच टू अ न्यू ब्रांच, एक न्यू ब्रांच के अंदर आप आ चुके हो जिसका नाम है फीचर स्लैश यूजर टू का कोड। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या करना है। तो जरा मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैं अभी किस ब्रांच के अंदर हूँ, फीचर स्लैश यूजर टू का कोड, इस वाले में ब्रांच के अंदर हूँ अभी, राइट, इस वाले ब्रांच के अंदर हूँ। अब क्या, ये यूजर टू का ब्रांच है। अब यूजर टू इसमें जो चाहिए वो करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये कोड तुम्हारा डायरेक्टली मेन ब्रांच में जाएगा ही नहीं, तुमको जो करना है इधर कर सकते हो तुम। तो सपोज मैं यूजर टू को क्या करना है, यूजर टू ने एक बना लिया यूजर टू डॉट टी एक्स टी, और उसको फिर उसने कोड कर लिया, बोला कि भाई यूजर टू का कोड, यहाँ पर मैंने ये कर दिया। अब जैसे ही मैंने किया तो ये अनट्रैक है पहले तो यहाँ पर अब अनट्रैक फाइल में है। ओके, तो अगर इसको ट्रैक करना है तो पहले तो स्टेज में डालो, ट्रैक कर दिया, उसके बाद इधर कुछ मैसेज डाल दो, जैसे कि हम लिख देते हैं यूजर टू डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएटेड। यहाँ पर एक परफेक्ट मैसेज डालने का, जो भी आपने चेंजेस किया ना उसके रिगार्डिंग एक परफेक्ट मैसेज यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कर लेने का, कमिट कर देता हूँ, कमिट किया तो लोकल रेपोजिटरी में गया, अभी तक पब्लिश नहीं किया तो पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश करूंगा तो रिमोट रेपोजिटरी में चला जाएगा। तो पब्लिश कर दिया, अब रिमोट रेपोजिटरी में जाके चेक करता हूँ कि यहाँ पर आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पर जैसे ही तुम देखोगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिख रहा है कि फीचर स्लेस यूजर टू का कोड हैड रिसेंट पुशेस 2 seconds अगो। ओके, तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ब्रांचेस देखूंगा तो यहाँ पर दूसरा ब्रांच दिख रहा है, मेन ब्रांच अलग है, ये तुम मेन ब्रांच के अंदर, मेन ब्रांच के अंदर सिर्फ ये वाला कोड है, यूजर वन डॉट टी वाला कोड है बस। ओके, अभी मैं यूजर टू के कोड में जाता हूँ, अभी मैं आ गया हूँ फीचर स्लैश यूजर टू के कोड वाले ब्रांच में, जिसमें दो फाइल है, यूजर वन डॉट टी का भी फाइल है और यूजर टू डॉट टी का भी फाइल है इसके अंदर। ओके, ये तो यूजर टू का ब्रांच है जो यूजर टू ने क्रिएट किया अपना काम करने के लिए। अब ये कोड डाल दिया, सपोज इसको फिर से कुछ चेंज करना है, तो यहाँ पर इसने सिंपली यहाँ पर लिख दिया हेलो भाई, ऐसा मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये अनट्रैक हो जाएगा सिंपली डायरेक्टली, जैसे ही मैंने कोड में चेंजेस किया यहाँ पर आ जाता है कि भाई ये अनट्रैक है, इसको ट्रैक करो, ट्रैक करने के बाद लिख दो मैसेज यूजर टू डॉट टी एक्स टी फाइल अपडेटेड। जैसे ही कमिट करेंगे देन सिंक चेंजेस करते ही रिमोट रेपोजिटरी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डन हो गया। अब जाके यहाँ पर देख सकते हैं, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर देख सकते हो, तो ये वाले ब्रांच के अंदर है हम लोग, साथ में यहाँ पर दो फाइल है, यूजर वन डॉट टी यूजर टू डॉट टी और दोनों में कोड आप देख सकते हो, ये यूजर वन का है और ये यूजर टू का है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये अपना मेन ब्रांच है, ये मेन ब्रांच है हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि मेन ब्रांच में कोड आ जाए बराबर, जो अपना ओरिजिनल कोड है, मतलब सबका जो कॉम्बिनेशन वाला कोड होगा वो मेन ब्रांच होगा। तो मैं चाहता हूँ यूजर टू ने जो भी काम किया वो यूजर मेन वाले ब्रांच में रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, देखो पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर न्यू पुल रिक्वेस्ट करना है, न्यू पुल रिक्वेस्ट।
तो मैं चाहता हूँ कि जो फीचर स्लैश यूजर टू का कोड वाला जो ब्रांच है, उस ब्रांच से कोड मेन ब्रांच में मर्ज होना चाहिए। तो इसका कोड मुझे इसके अंदर डालना है, इसका कोड मुझे इसके अंदर डालना है। मैं कैसे डालूँ? तो यहाँ पर मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा, और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करने के बाद अगर सब कुछ परफेक्ट रहेगा, यहाँ पर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, अगर सब कुछ परफेक्ट रहेगा तो यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा, ये चेक कर रहा है सब कुछ परफेक्ट है तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट कंफर्म मर्ज। यहाँ पर आप मैसेज वगैरह दे सकते हो कि क्या किए हो, क्या क्यों मर्ज कर रहे हो, सारा ऑप्शन दे सकते हो अगर देना है तो। ये मैंने मर्ज कर दिया, और यहाँ पर आप मेन ब्रांच में देख सकते हो कि मेन ब्रांच में दोनों कोड आ गया, यूजर वन का भी, यूजर वन डॉट टी एक्स टी भी है और यूजर टू डॉट टी एक्स टी भी, और ये अपना मेन ब्रांच है। तो इस तरीके से कोड करना है, इस तरीके से। अब सपोज एक यूजर थ्री, उसको भी कोड करना है, तो यूजर थ्री कैसे कोड करेगा उसको भी दिखाता हूँ। और फिर मैं दिखाता हूँ एक इशू भी आता है, उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे, जो कॉमन इशू है जब आप काम कर रहे होते हो तो आ सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से मेन ब्रांच में जा सकता हूँ। देखो जैसे ही तुम यहाँ पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर तुमको सारे ब्रांचेस दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर मेन ब्रांच है, फीचर स्लेस यूजर टू का कोड वाला ब्रांच है, तो जिस कोड में जिसमें भी जाना चाहते हो चले जाओ। तो इस वाले में मैं आ गया। ओके, नहीं मैं मेन ब्रांच में जाना है मेरे को, तो मैं मेन ब्रांच में आ गया, यहाँ से मेन ब्रांच में। ठीक है, यहाँ से तुम आराम से चेंजेस कर सकते हो, तुमको जिस ब्रांच में भी जाने का है। तो मेन ब्रांच में आ गया। अभी मेन ब्रांच में कोड नहीं दिख रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने रिमोट रेपोजिटरी को सिंक नहीं किया है। ये भी समझ के चलो कि तुमने चेंजेस अभी रिमोट रेपोजिटरी में किया था, लोकल में नहीं किया है कि मेन ब्रांच में कोड तुमको दिख जाएगा। तुमको यहाँ पर सिंक करना पड़ेगा इधर। यहाँ पर अगर सिंक का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो गिट पुल कर लो, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आओगे, गिट पुल करना होगा। तो जब भी तुम चेंजेस करोगे तो याद रखना, जैसे कि इंडस्ट्री में भी या फिर जब तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, जब भी तुम कभी भी कोई काम करने जाओगे तो तुमको क्या करना है, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल मेन ब्रांच के अंदर जाओगे, मेन ब्रांच में गिट पुल करोगे, मतलब रिमोट रेपोजिटरी का जो ओरिजिनल कोड है, लेटेस्ट कोड है, वो आप ले लोगे लोकल रेपोजिटरी में, फिर वहां से आप ब्रांच क्रिएट करोगे। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि अभी मैं मेन वाले ब्रांच में हूँ, बट यहाँ पर सिर्फ यूजर वन डॉट टी दिख रहा है, जबकि तो रिमोट रेपोजिटरी में देख रहा हूँ तो यहाँ पर यूजर वन डॉट टी और यूजर टू डॉट टी दोनों है। तो ये वाला कोड मेरे पास कैसे आएगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए बस यहाँ पर आपको गिट पुल करना है। तो यहाँ पर जाता हूँ, गिट पुल करता हूँ, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने गिट पुल किया, गिट पुल किया, कोड यहाँ पर आ जाना चाहिए। कोड आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसको मैंने बंद किया, ये लेटेस्ट कोड आ चुका है मेरा। यहाँ पर भी देख सकता हूँ, यूजर वन डॉट टी भी फाइल है, यूजर टू डॉट टी भी फाइल है। ओके, अब सपोज यूजर थ्री उसको कोड करना है, तो यूजर थ्री क्या करेगा? तो सिंपल सी बात है, यूजर थ्री सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मेन ब्रांच में आएगा, और मेन ब्रांच से वो अपना खुद का ब्रांच बनाएगा, मेन ब्रांच से बनाएगा, ये भी याद रखना। तो मेन ब्रांच में आके वो अपना खुद का एक ब्रांच बना लेगा, और खुद के ब्रांच बनाने के बाद अपना कोड करेगा। जैसे कि मैं ब्रांच बना लेता हूँ, गिट चेकआउट हाइफन बी, इसको फीचर लगाना है, स्लैश, सपोज ये क्या करना चाहते हैं, यूजर थ्री का कोड लिखना चाहते हैं। ठीक है, यूजर थ्री का कोड, ये मैंने एंटर कर दिया, ब्रांच बन जाएगा। ब्रांच देखना है तो यहाँ पर आकर देख सकते हो, हम लोग फीचर स्लैश यूजर थ्री के कोड वाले ब्रांच में है। यहाँ पर मैं एक टी फाइल बना लेता हूँ, सपोज मैंने बनाई यूजर थ्री डॉट टी, एंटर मार दिया, मैंने यहाँ पर लिखा यूजर थ्री का फाइल, यूजर थ्री का फाइल मैंने लिख दिया। और फिर मेरे को यहाँ पर आके, या अनट्रैक है, इसको मैं ट्रैक करूंगा। उसके बाद मैं कोड कमिट मैसेज लिख दूंगा, यूजर थ्री डॉट टी फाइल क्रिएटेड, और इसको मैं कमिट करता हूँ। कमिट करने के बाद पब्लिश कर दूंगा, पब्लिश करते ही रिमोट रेपोजिटरी में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको बंद, ये सब हो गया, इसको बंद, इसको बंद। रिमोट रेपोजिटरी में जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं ब्रांचेस देख सकता हूँ, तो फीचर स्लैश यूजर टू का कोड, फीचर स्लैश यूजर थ्री का कोड। अब किस वाले ब्रांच में कौन सा कोड है वो भी दिखा देता हूँ। अगर फीचर मेन ब्रांच को देखोगे तो यूजर वन डॉट टी यूजर टू डॉट टी है, और यूजर टू के वाले ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पर भी यूजर वन डॉट टी यूजर टू डॉट टी है। बट अगर तुम यूजर थ्री के कोड में जाओगे तो यहाँ पर यूजर थ्री डॉट टी भी मिल जाएगा आपको। ओके, अब मुझे क्या करना है, यूजर थ्री का जो कोड है वो मैं डालना चाहता हूँ मेन ब्रांच के अंदर। तो उसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर आगे ना आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना है। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे, न्यू पुल रिक्वेस्ट, और न्यू पुल रिक्वेस्ट करने के बाद आप यहाँ से यूजर थ्री का कोड, सपोज ये यूजर थ्री है, यूजर थ्री का कोड सबमिट करना है, तो क्या करेगा, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, यहाँ से यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। और हर पुल रिक्वेस्ट का ये यूआरएल होता है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो सीनियर डेवलपर है या जो रिव्यूअर है या जो मैनेजर है,
उसको तुम अपना पुल रिक्वेस्ट ये सेंड कर दोगे, ये कॉपी करोगे और पुल रिक्वेस्ट उसको सेंड कर दोगे और बोलोगे मैनेजर को या टीम लीडर को कि प्लीज रिव्यू माय दिस पीआर। ओके, तो वो अपना जो पुल रिक्वेस्ट है उसको शॉर्ट फॉर्म में पीआर कहते हैं। तो पीआर को वो रिव्यू कर लेगा, अगर एवरीथिंग इज परफेक्ट देन वो मर्ज करवा देगा। अगर परफेक्ट नहीं है तो कुछ कमेंट डाल देगा और कमेंट डालने के बाद आपको टैग कर देगा कि भाई प्लीज रिजॉल्व दिस इशू। ओके, तो इस तरीके से पूरा काम चलता है। आप डायरेक्टली मर्ज नहीं कर देना भाई ये भी याद रखना। ठीक है, आपका काम है, आप सिर्फ डेवलपर, आपका काम है सिर्फ पीआर क्रिएट करना। आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे, ये लिंक रहेगा पुल रिक्वेस्ट का, वो आप कॉपी करके अपने मैनेजर, टीम लीडर, सीनियर जो भी रिव्यूअर है उसको आपको दे देने के। फिर वो उसको रिव्यू करेगा, कोड को रिव्यू करेगा, टेस्ट करेगा। अगर सब परफेक्ट है तो वो मर्ज करेगा। अगर परफेक्ट नहीं है, उसको लगता है कि नहीं तुमने कुछ गड़बड़ किया या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका अलग सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना चाहिए था, तो वो आपको कुछ कमेंट डाल देगा, आपको टैग कर देगा, मेंशन कर देगा और फिर आपको बोलेगा कि कोड में चेंजेस कर दो। ठीक है, तो कोड में चेंजेस करना रहेगा इस तरीके से। जैसे कि मैं सपोज मैं इसको मर्ज नहीं करना चाहता, ये पुल रिक्वेस्ट था, मैंने कॉपी किया, मैंने अपने टीम लीडर, मैनेजर या सीनियर को दे दिया, बोला रिव्यू करके दो मेरे को। अब सपोज रिव्यूअर आया, अब इसको रिव्यू करना है, तो सपोज ये परफेक्ट नहीं है तो ये मैसेज डाल देगा कि प्लीज ऐड सम मोर कोड। ठीक है, प्लीज ऐड सम मोर कोड, कुछ और कोड भी डाल दो भाई। ओके, और इधर टैग का भी ऑप्शन है, तो टैग भी कर सकते हो तुम अगर टैग करना है तो। ओके, तो इस तरीके से टैग कर लोगे, इसका प्रीव्यू देख सकते हो, प्रीव्यू इस तरीके से दिखेगा। और इधर कमेंट कर दो, कमेंट कर दिया इधर। ओके, कमेंट आ गया। ठीक है, अब ये जो है, जो भी कमेंट वगैरह करते हो वो ईमेल पे सीधा चला जाता है, जो भी तुम्हारा ईमेल होगा ना। अगर सपोज तुम किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो हो सकता है कि ऑफिस वालों ने तुमको ऑफिस का जीमेल दे रखा हो ना। अगर ऑफिस का जीमेल है तो तुमको ऑफिस के जीमेल पर नोटिफिकेशन आता रहेगा, तुम उसको देखते रहने का हमेशा। या तो अगर तुम अपना पर्सनल वाले पे कर रहे हो तो तुम्हारा जो पर्सनल अकाउंट है जिससे तुमने गिटअप बना रखा है तो उसमें तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसमें से तुम देख लो। तो ये तुमको आ जाएगा कि अच्छा मेरे को और भी कोड ऐड करना है, उसके बाद मर्ज होगा। ठीक है, तो मैं और कोड ऐड कर देता हूँ। सपोज मैं आया, मैंने और भी कुछ कोड ऐड कर दिया, जैसे कि मोर कोड एडेड, मैंने कुछ और कोड लिख दिया। कोड लिखने के बाद मैं वापस इसको ट्रैक करवा दूंगा, ट्रैक करने के बाद मैसेज लिख दूंगा मोर कोड, अच्छे से लिख देता हूँ, मोर कोड एडेड इन माय फाइल, ऐसा मैंने लिख दिया। ओके, एंड मैंने इसको कमिट कर दिया, कमिट करने के बाद मैं इसको सिंक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो कुछ और मैंने कोड कर दिया जैसा कमिट किया गया था। तो इस तरीके से चेंजेस करवाते हैं हम लोग। तो चेंजेस हो गए, वापस से मैं जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश मैंने कर लिया। अब रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा, अगर पुल रिक्वेस्ट आप देखोगे तो आपको बार बार पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक कोड आ चुका होता है। ठीक है, जैसे कि ये पुल रिक्वेस्ट था, इसी में तो कोड किया था ना, इसी वाले ब्रांच के अंदर, ये जो ब्रांच इसी में कोड किया ना मैंने। तो यहाँ पर आप फाइल अपना कमिट देख सकते हो कि कितना कमिट हुआ था और कितने फाइल चेंजेस हुए। तो फाइल चेंजेस में जाके रिव्यूअर देख लेगा, अच्छा यूजर 3.txt है, यहाँ पर देखो ये दोनों कोड आ गया, अच्छा ये 2 लाइन का कोड इसने ऐड किया, परफेक्ट है। और इधर तुम कमिट भी देख सकते हो कि इसने कितना कितना कमिट किया था, कब कमिट किया था, ये सबका पूरा एकदम ट्रैक रहता है यहाँ पर। तो ये रहता है, तो इसने 19 जुलाई को 4 मिनट पहले या जस्ट नाउ ये दोनों कमिट किया है। अच्छा, सब कुछ परफेक्ट है, फाइल भी देख लूंगा, सब कुछ परफेक्ट है, उसके बाद मैं इसको मर्ज करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये पुल रिक्वेस्ट है, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ अभी अभी एवरीथिंग इज परफेक्ट। सपोज कुछ मैसेज भी लिखना है तो वो मैसेज भी लिख सकता हूँ। नाउ जैसे कि मैनेजर है, वो मैसेज लिख रहा है, नाउ एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज नाउ एवरीथिंग इज गुड। ओके, नाउ एवरीथिंग इज गुड, मैंने ये मैसेज लिख दिया। चाहे तो टैग करना तो टैग कर लेता, इसको मर्ज कर दूंगा अभी। तो ये मैसेज मर्ज कर दिया मैंने। तो मर्ज करने के बाद जो मेन ब्रांच है वहां पर कोड आ जाएगा। तो इस तरीके से इंडस्ट्री में काम चलता है। तो अभी देखो मेन ब्रांच है, ये यूजर 2 ने अपना बना रखा था, यूजर 3 ने बना रखा था, ये मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच में अपना सारा लेटेस्ट कोड है। तो इस तरीके से चलता है। अब बताओ समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ आ गए। एंड रितिका? समझ गया सर। ओके, हाँ, अब यहाँ पर ना एक और इशू आता है, जरा मैं उसको दिखाता हूँ तुमको कि एक इशू कैसे आ सकता है, जिसको आपको अगर आपके सामने आता है तो उसको कैसे आप रिजॉल्व करोगे, उसको दिखाता हूँ मैं। तो यस, मैं वापस बंद करता हूँ। अब सपोज कि भाई यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 है ना,
और तीनों ने क्या किया कि तीनों ने एक साथ काम करना चालू किया। अब ऐसा तो नहीं होता ना कंपनी में कि भाई एक काम करेगा तो दूसरा वेट करेगा, फिर तीसरा वेट करेगा, ऐसा नहीं चलता है। सब लोग साइमल्टेनियसली पैरेलली काम करते हैं। तो अभी सपोज यूजर वन या यूजर टू है, दोनों ने क्या किया, या यूजर टू यूजर थ्री लेके चलता हूँ। तो यूजर टू और यूजर थ्री ने एक समय पे एक ही फाइल में चेंज मार दिया। ओके, एक समय पे एक ही फाइल में चेंज मारा। तो जब दोनों एक साथ ही फाइल में चेंज करेंगे तो क्या होगा उस केस के अंदर। अब वो उसको दिखा देता हो, अगर वो इशू आता है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे वो दिखा देता हूँ। तो इसको सपोज आपने इधर से ओपन किया, ओपन विथ कोड, एंड क्या करना चाहिए दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने के लिए, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं मेन ब्रांच में चला जाता हूँ। मेन ब्रांच में जाकर अभी यहाँ पर लेटेस्ट कोड दिख नहीं रहा है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर बता रहा है कि 3 कमिट कुछ तो नया आया है, उसको आप मर्ज कर लो। तो मैं यहाँ पर बस क्लिक करता हूँ, दिखा। यहाँ पर यूजर थ्री डॉट टी अभी तक नहीं है, तो यहाँ पर बता रहा है कि कुछ कोड अब पेंडिंग है, अभी तक आपने लेटेस्ट पुल नहीं लिया है। तो यहाँ पर देख भी सकते हो, टेस्टिंग हाइफन सेशन में गिट में पुल 3 कमिट्स फ्रॉम ओरिजिन मैन। मतलब मैन ब्रांच से 3 कमिट्स लेना भी बचा हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, और ये कमिट ले लेगा ऑटोमेटिक। तो लेटेस्ट चेंजेस तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो लेटेस्ट चेंजेस आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब सपोज यूजर टू है और यूजर थ्री है, अब दोनों को कोड करना है, एक साथ ही कोड करना है। अब कैसे करेंगे उसको समझते हैं। ओके, तो कैसे करें इस चीज को डेमोस्ट्रेट। तो सबसे पहले मैं ब्रांच बनाता हूँ, यूजर टू का एक ब्रांच बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूजर टू का एक ब्रांच बनाता हूँ, एक नया ब्रांच। तो हमेशा अपना पुराने ब्रांच में कोड नहीं करोगे आप। हर एक फीचर के लिए, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी फीचर हो गया, कोई बग फिक्स कर रहे हो, कोई इशू रिजोल्व कर रहे हो, कोड में चेंजेस कर रहे हो, हर एक काम के लिए आप एक नया ब्रांच बनाओगे। ओके, तो यहाँ पर आप, मैं लिखता हूँ गेट चेकआउट हाइफन बी। सपोज मैं बग फिक्स करना चाहता हूँ, बग फिक्स करना चाहता हूँ मैं। एंड क्या फिक्स करना चाहता हूँ मैं, सपोज मैं यूजर टू के फाइल में चेंजेस करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा यूजर टू फाइल चेंजेस, मैं ये करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं बग फिक्स करना चाहता हूँ और बग फिक्स मेरा ये यूजर टू फाइल चेंजेस, इसको मैं एंटर करता हूँ। ओके, अभी ये हो गया। अब सपोज यहाँ पर ना एक और बंदा है, जिसकी ये तो यूजर टू ने बनाया, बराबर, यूजर टू का ये काम है, यूजर टू ने बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, अब सपोज इसी समय ना यूजर थ्री ने भी बनाया, मैं वापस से मैन ब्रांच में जाता हूँ और इसको मैं बंद करता हूँ। अब सपोज यूजर टू ने बना लिया अपना ब्रांच, अब यूजर थ्री को भी चेंजेस करना है। तो सपोज यूजर थ्री ने बनाया कुछ, ठीक है। अब यूजर, देखो यूजर थ्री क्या करता है, तो इसने भी क्या किया, गेट चेकआउट हाइफन बी, इसको भी एक बग फिक्स करना है ना। हो सकता है, देखो अब दोनों, तुम सोचोगे सर दो लोग एक साथ ही बग फिक्स कैसे कर रहे हैं। तो कंपनी में क्या होता है, जैसे कि आप बहुत सारा, सब जो कोई एक पेज है या कोई एक फाइल है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए ना, 5-6 प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो सबके लिए अलग अलग टिकट क्रिएट किया जाता है। अलग 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 इशू है, 5 इशू है, तो 5 इशू में से हो सकता है 2 इशू एक डेवलपर ने ले लिया, 3 इशू दूसरे डेवलपर ने ले लिया, बराबर। तो ऐसा काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जब वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बट फाइल तो सेम ही है, अब फाइल में तो सेम कोड करना है, एक ही जगह पे कोड करना है, तो कैसे करोगे। तो उस केस में ऐसा आता है सिनारियो जिसमें आपको एक ही फाइल में चेंजेस करने होते हैं। तो सपोज अब यूजर थ्री है, तो यूजर थ्री गोइंग गोइंग टू चेंज इन यूजर टू फाइल। ऐसा मैंने एक अच्छे से ब्रांच बना लिया कि यूजर थ्री गोइंग टू चेंज इन यूजर टू फाइल। ओके, तो यूजर थ्री जा रहा है यूजर टू के फाइल में चेंज करने के लिए, ये मैं ब्रांच बना लिया। तो यहाँ पर हमारे पास ना अभी देखोगे तो अभी यूजर टू भी काम करने जा रहा है और यूजर थ्री भी काम करने जा रहा है, दोनों के दोनों ये जो यूजर टू डॉट टेक्स्ट फाइल इसी में काम करने वाले हैं। अब इस केस में कैसे होगा जरा समझते हैं। तो जैसे कि सपोज पहला यूजर टू को पकड़ते हैं, यूजर टू है हमारा, इसको कुछ चेंजेस करना है। तो सपोज यहाँ पर आए, चेंजेस कर लाते हैं। अब चेंजेस कैसे करवाते हैं, जैसे कि मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया वेब डेवलपर, और ये किसने चेंजेस किया वो भी लिख देता हूँ। तो ये है हमारा यूजर टू का चेंजेस, ठीक है। यूजर टू का चेंजेस है, साथ में एक और लिखता हूँ मैं यहाँ पर,
वेब डेवलपमेंट, DEVLOPMENT, वेब डेवलपमेंट, इसको बोलता हूँ। ये भी यूजर टू का चेंजेस है, यूजर टू का चेंजेस ना, वो कहीं भी कोड लिख सकते हैं चेंजेस के लिए, ऊपर नीचे ना कहीं भी कोड लिख सकते हैं वो। तो यूजर टू ने 2 लाइन का कोड लिख दिया, अब उसको क्या करना है, ट्रैक कर देगा वो। तो यहाँ पर आया, मैंने ट्रैक करवा दिया, ट्रैक करके फिर मैंने इधर मैसेज डाल दिया कि यूजर टू फाइल बग फिक्सेस डन, ऐसा मैंने लिख दिया, यूजर टू फाइल बग फिक्सेस डन। कमिट कर दिया, कमिट करके पब्लिश ब्रांच कर दिया। अब जैसे ही पब्लिश करूंगा तो जो रिमोट रेपोजिटरी है वहां पर आ जाएगा। ये रिमोट रेपोजिटरी, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देख सकता हूँ कि यहाँ पर इतने सारे ब्रांचेस आ जाएंगे हमारे पास ना, यूजर टू फाइल चेंजेस। तो इसमें आप देख सकते हो, अगर मैं यूजर टू डॉट टी में जाता हूँ, अरे ये यूजर टू डॉट में जाता हूँ तो यहाँ पर ये चेंजेस आपको दिख जाएंगे। ओके, अब यूजर थ्री का, अब सपोज यूजर थ्री को करना है। अभी ये सपोज यूजर टू ने अपना काम पहले कर लिया, उसने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दिया ना। चलो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यूजर टू का काम डन हो गया, उसने अपना वर्क सबमिट करने जा रहा है। तो यूजर टू ने बोला ये देखो कोड है, यहाँ पर मैंने मेरे ब्रांच में डाल दिया और एक क्रिएट पुल रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ तो यूजर टू ने अपना काम करके सबमिट कर देगा। ओके, सबमिट कर दिया। ये पीआर का लिंक है, इसको कॉपी पेस्ट करके अपने मैनेजर टेस्टर को भेज देगा कि भाई तुम इसको रिव्यू कर लेना। तो ये अभी उसका काम है, डेवलपर का काम यहाँ पर खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप पीआर देख सकते हो। तो यूजर टू का काम कंप्लीट हो चुका है। अब सपोज इसी समय अब यूजर थ्री ने भी अपना काम किया, अब उसको दिखाता हूँ। अब यूजर थ्री अपना काम करेगा, तो ये हटाता हूँ मैं। अब मैं जाता हूँ यूजर थ्री का जो है ये वाला ब्रांच। अब मैं यूजर थ्री हूँ, अब यूजर थ्री अपना काम करेगा। अब मैं इसमें देखूंगा तो इसमें वो कोड नहीं है, बराबर। यूजर थ्री, यूजर टू ने जो चेंजेस किया है वो यूजर थ्री के पास अभी तक नहीं है। अब यूजर थ्री क्या करेगा, अभी सपोज यूजर थ्री ने भी कुछ कोड किया, अब यूजर थ्री कोड करेगा। तो लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ऐसा लिखता हूँ यूजर थ्री का कोड, ऐसा मैंने लिखा। ये हमारे किया, यूजर थ्री ने किया, ठीक है, यूजर थ्री ने किया। साथ में यूजर थ्री ने कुछ और भी किया, जैसे कि यूजर थ्री ने यहाँ पर लिखा, लाइक क्या लिखा यूजर थ्री ने, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास ऑन गिट एंड गिटअप, ऐसा कुछ चेंजेस किया यूजर थ्री ने। यहाँ पर यूजर थ्री ने लिख दिया। ओके, तो यूजर थ्री ने अपना काम किया, यहाँ पर दोनों जगह पे कर लिया। अब यूजर थ्री जब कोड सबमिट करेगा तो क्या होगा, जरा इसको समझते हैं। इसको पहले तो ट्रैक करवा लिया, मैसेज डाल देता हूँ यूजर टू फाइल बग फिक्सेस ऑल डन, एक मैसेज लिख दिया। कमिट कर देता हूँ, कमिट करके पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश कर दिया। अब जरा चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैं आया, एक बार मैं इधर गया, और अभी तो सारे ब्रांचेस आ चुके होंगे। यहाँ पर मैं ब्रांचेस देख सकता हूँ, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ब्रांचेस। तो इतने सारे ब्रांचेस हैं। और अगर मैं इसमें जाऊँ, जरा देखते हैं कोड को। तो जब मैं यूजर थ्री वाले ब्रांच में हूँ तो अब देखोगे क्या कोड लिखा हुआ है। तो अभी मैं यूजर थ्री वाले ब्रांच में हूँ, तो ये कोड लिखा है, यूजर टू का कोड, यूजर थ्री का कोड। यूजर थ्री ने किया हेलो भाई एंड ऑनलाइन क्लास ऑन गिट एंड गिटअप, यूजर थ्री ने इस काम को किया है। अगर मैं यूजर टू के फाइल में जाऊँ, ये यूजर टू का है, यूजर टू ने ये सारा काम किया है। अब सपोज यूजर टू ने अपना काम करके तो सबमिट कर ही दिया है, अब यूजर थ्री भी अपना काम करके सबमिट कर देगा। तो यूजर थ्री ने भी क्या किया, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, और यहाँ पर गया, ये कोड है ये वाला, मेन ब्रांच में वो डालने का है। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, और यहाँ पर से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, पीआर जनरेट हुआ। इस पीआर का लिंक वो अपने टेस्टर रिव्यूअर को सेंड कर देगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ने अपना काम करके सबमिट कर दिया है, बराबर। यूजर टू ने भी अपना काम करके सबमिट कर दिया, यूजर थ्री ने भी अपना काम करके सबमिट कर दिया। अब सपोज जो रिव्यूअर है या फिर जो मैनेजर है, उसने क्या किया, उसने पहला तो इस वाले पीआर में गया, ठीक है, इस वाले पीआर में गया। ये किसका पीआर है, देख सकते हैं ये यूजर थ्री का कोड है। यूजर थ्री ने अपना कोड करके डाला था ना, यूजर थ्री का कोड है। तो सपोज इसने पहले इसका ब्रांच चेक किया। वैसे ऐसा नहीं किया जाता है, वो हमेशा टाइमलाइन चेक करता है कि किसका पीआर पहले आया था। तो जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो 3 मिनट्स अगो इसका पीआर पहले आया था। तो हमेशा कैसा होता है, जिसका जिसका जो टाइमलाइन है, टाइम स्टैम्प है, जो पहले आया रहता है उसको पहले मर्ज किया जाता है। तो सपोज मैं जैसा है वैसे ही करता हूँ,
इसने पहले पीआर दिया था तो पहले मैं इसी के पास जाता हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं इसका कमिट देख लूँगा कि इसने क्या कमिट किया है, फाइल चेंजेस देख लूँगा। अच्छा, तो पहले था यूज़र टू का कोड और हेलो बाई करके लिखा था। फिर इसने यहाँ पर लाइन नंबर 2 में ये लिख दिया वेब डेवलपर यूज़र टू का चेंजेस, और इधर लिख दिया वेब डेवलपमेंट यूज़र टू का चेंजेस। तो यहाँ पर इसने ये 2 लाइन ऐसा क्रिएट कर रखा है। ओके, ठीक है, बढ़िया है, सही है, परफेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, अगर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट तो मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। अगर एक सब कुछ परफेक्ट है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। तो वापिस से मैं पुल रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, ये एकदम परफेक्ट है, इसको मैं मर्ज करने जा रहा हूँ, तो मैंने इसको मर्ज कर दिया, मर्ज डन। ठीक है। अब जैसे मर्ज होता है ना तो उसका ईमेल भी चला जाता है, ये भी याद रखना। आपका जो ईमेल होगा वहां पर ये नोटिफिकेशन सारे आते रहते हैं कि क्या हो रहा है आपके रेपोजिटरी के साथ, पीआर के साथ, वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर मर्ज हो गया। अब बचा यूजर 3 का काम, बराबर। यूजर 2 ने अपना काम करके दिया, उसका काम तो मर्ज हो गया। अब टाइम है यूजर 3 का कोड देखने का। अब यूजर 3 का मैं कोड देखता हूँ। तो जब मैं यूजर 3 का कोड देखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा। यूजर 3 का जब मैं कोड देखूंगा अभी तो मेरे को ये मिलने वाला है, दिस ब्रांच हैज कॉन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिजॉल्व। तो ये ब्रांच, ये जो ब्रांच इसने जो कोड किया है, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। अब इसका क्या मतलब है कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जरा समझते हैं। तो जरा इसको रिजॉल्व, अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट में जाता हूँ, ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये देखो कि जो यूजर 3 है उसने, मतलब जो यूजर 2 था और 3 था, दोनों ने मेन ब्रांच से कोड लिया था। अब मेन ब्रांच से जब उन्होंने कोड लिया था, जब ब्रांच वो लोग ने बनाए थे तो दोनों के पास सेम कोड था, बराबर, दोनों के पास सेम कोड था। अभी क्या हुआ, यूजर 2 का कोड पहले मर्ज हो गया, मतलब मेन ब्रांच में कोड चेंजेस हो चुके हैं जो कि यूजर 3 के पास है ही नहीं, बराबर। और जब यूजर 3 अपना कोड डालेगा मेन ब्रांच में तो ये प्रॉब्लम आएगा कि यूजर 3 जो कोड डालना चाहता है बट यूजर 3 के पास कुछ कोड का मिसिंग है ना, क्योंकि मेन ब्रांच जो सोर्स वाला था जहां से उसने कोड लिया था वो चेंज हो गया है, बट वो जो चेंजेस हुए वो अभी यूजर 3 के पास है नहीं। तो इस केस में आ जाएगा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इशू। तो इसको, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस कोड को रखना चाहते हो और किस कोड को हटा देना चाहते हो, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके मैनुअली भी कर सकते हो इसको, यहाँ पर जो भी आपको करना है मैनुअली इसको हटा के, इसको हटा के ठीक करके ओके कर सकते हो, मार्क एज रिजॉल्व। पर मैनुअली नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर तो अभी आपको एक फाइल दिख रहा है, हो सकता है 10 फाइल हो, 20 फाइल हो, 30 फाइल हो, 5 फाइल हो, तो एन नंबर ऑफ फाइल्स हो सकते हैं। तो उस केस में कैसे करूंगा मैं इसको सॉल्व, उसको दिखाता हूँ। तो अभी यूजर 3 के ब्रांच में आ गया प्रॉब्लम, तो मैं क्या करूंगा, जरा मैं इस केस में क्या करना होगा आपको, पहले तो आपको मेन ब्रांच में जाना है, क्योंकि मेन ब्रांच के पास अभी लेटेस्ट कोड है नहीं। यहाँ पर मैं यहाँ से लेटेस्ट कोड लेता हूँ, जरा यहाँ पर मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर मैं लेटेस्ट कोड ले लूंगा। लेटेस्ट कोड आ गया तो मैं इधर देख लेता हूँ, तो यहाँ पर ये यूजर 2 का चेंजेस आ चुका है। अब तो मैं इसको इशू को रिजॉल्व कैसे करूँ, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहला तो यहाँ पर लेटेस्ट कोड लिया और फिर मैं अपने मेन ब्रांच से चला जाऊंगा अपना यूजर 3 के ब्रांच में, और यूजर 3 के ब्रांच में ये है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर रीबेस करना है, रीबेस। तो यहाँ पर मैं करूंगा अभी रीबेस। अब रीबेस का मतलब क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्यों है, पहले ये समझे आपने कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। हाँ सर, प्रॉब्लम समझ गया। ओके, ये प्रॉब्लम हम, ये बहुत ही सिंपल मतलब है कि जैसे कि जो सोर्स था जहाँ से आपने कोड स्टार्ट किया था, सोर्स से लेकर, वो सोर्स ही चेंज हो चुका है, राइट। जब सोर्स चेंज हो गया तो आप कोड मर्ज नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपको पहले ये रिजॉल्व करना पड़ेगा कि आप किस कोड को रखना चाहते हो, किसको हटाना चाहते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रीबेस कर सकते हो। रीबेस, रीबेस मतलब क्या होता है कि जब आपने सोर्स से अपना ब्रांच बनाया था उस समय अलग कोड था, आपने अपना कोड किया अपने ब्रांच के अंदर, आप क्या करना चाहते हो कि मेन ब्रांच में जो लेटेस्ट कोड आ चुका है उसको, उस सारे कोड को अपने ब्रांच में आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो हम लोग सारा कोड मेन ब्रांच से उठाकर जो यूजर 3 का ब्रांच है उसमें लाना चाहते हैं, तो उसके लिए करना पड़ेगा रीबेस। अब रीबेस कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं कि इस चीज को कैसे करोगे। तो सबसे पहला आप यहाँ पर जाना है, गिट बेस ओपन करोगे, यहाँ पर लिखोगे गिट रीबेस, और रीबेस फिर किसके साथ रीबेस करना है, किस ब्रांच के साथ करना है, मेन ब्रांच। तो गिट रीबेस मैन,
मतलब मैं मेन ब्रांच के अंदर जो कोड है वो मैं अपने ब्रांच में डालना चाहता हूँ। ये मेरा वाला ब्रांच है, यूजर 3 का ब्रांच है। तो मेन ब्रांच में जो कोड है मैं अपने ब्रांच में डालना चाहता हूँ। ठीक है, डाल देते हैं। किया तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऑटो मर्जिंग करने का ट्राई कर रहा था, बट इसको कॉन्फ्लिक्ट मिल गया। और कॉन्फ्लिक्ट किस फाइल के अंदर है? यूजर डॉट टी एक्स टी के फाइल के अंदर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर ये आ चुका होगा इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो करंट चेंज है, मतलब जो मेन ब्रांच के अंदर है, वो ये चेंजेस है। यूजर टू का मतलब ये सारा कोड लिखा गया है। ठीक है, हेलो वेब डेवलपर, हेलो बाई वेब डेवलपमेंट, ये यूजर टू ने लिखा है। और जो मेरा कोड है, वो कोड ये है मेरा यूजर 3 का कोड, और ये है। अब मैं बताऊँ कि मैं किस कोड को रखना चाहता हूँ और किसको नहीं रखना चाहता हूँ। वो आपको सोच के अपना लॉजिक लगा के इधर करना पड़ेगा। ओके, चाहे तो तुम जो करंट चेंजेस है, मतलब तुम इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट करंट चेंज, या एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज ये वाला है। और एक्सेप्ट बोथ चेंजेस तुमको दोनों को करना है, या कंपेयर कर सकते हो। तो जिस जैसे कि तुमको करना है कर सकते हो। तो सपोज मुझे दोनों कोड को रख लेना है, तो मैं एक्सेप्ट बोथ चेंजेस कर लिया, ये मेरा सारा कोड आ गया इस तरीके से। तो मैंने दोनों कोड को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको ऐड करवा दूंगा, ट्रैक करवा दूंगा। अभी ट्रैक नहीं हुआ है, इसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गिट ऐड यूजर टू डॉट टी एक्स टी। इसको ऐड करो जरा। ऐड किया मैंने। ऐड करने के बाद मैं लिखूंगा गिट रीबेस हाइफन हाइफन कंटिन्यू। गिट रीबेस का काम कंटिन्यू करो। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, और रिजॉल्व करने के बाद मैंने बोला कि रीबेस का जो काम है उसको कंटिन्यू करो। तो मैंने कंटिन्यू करवाया। कंटिन्यू करवाने के बाद ऐसा आ जाएगा, अगर एवरीथिंग इज परफेक्ट तो ऐसा आएगा। अभी आपको यहाँ पर एक मैसेज डालना है, तो आपको देखो क्या करना है। शिफ्ट दबाकर कॉलन लगाना है, शिफ्ट कॉलन लगाओगे, ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो शिफ्ट कॉलन लगाना है, शिफ्ट कॉलन, उसके बाद डब्ल्यू क्यू लिखना है, डब्ल्यू क्यू, और एंटर मार देना है। एंटर मारते ही क्या होगा? सक्सेसफुली रिबेस एंड अपडेटेड। तो सक्सेसफुली आपका जो ब्रांच था वो अपडेट हो चुका है। मतलब आपके ब्रांच में जो यूजर 3 का ब्रांच था, उसमें मेन ब्रांच का जो लेटेस्ट कोड है वो आ चुका है। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसके बाद आप इसको सिंक कर लो। सिंक कर लूंगा, मतलब जो रिमोट रेपोजिटरी उसके साथ मैं सिंक कर लूंगा। अब सिंक करते समय भी ये इशू आएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली रिजॉल्व करवा लेना। इसको मैं ऐसे बहुत चेंजेस करके यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ और फिर मर्ज कर देता हूँ। सिंक चेंजेस ओके कर दिया मैंने। तो सिंक चेंजेस करने के बाद ये सारा कोड आपके गिटहब रेपोजिटरी में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जब आओगे, और अगर आप भी पुल रिक्वेस्ट को एक बार रिफ्रेश करके पुल रिक्वेस्ट को चेक करोगे, तो ये पुल रिक्वेस्ट था, इसको आप चेक करो। यहाँ पर जो इशू आ रहा था वो रिजॉल्व हो चुका होगा। अब ये रेडी है मर्ज होने के लिए, क्योंकि इसके पास मेन ब्रांच का लेटेस्ट कोड आ चुका है। और यहाँ पर से चाहे तो आप कोड देख सकते हो कि क्या क्या कोड है, ये सारा कोड आ चुका है। ओके, तो यही प्रॉब्लम आता है, मतलब जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि किस कोड को आपको रखना है, किसको नहीं रखना है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम रहता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है कि कभी कोई ऐसा कोड ना हट जाए जो जो बहुत ही रिक्वायरमेंट कोड था, इंपॉर्टेंट कोड था, ऐसा ना कोड हट जाए। तो ये जो ये काम करोगे रिबेस वाला, तो ध्यान से करना। अभी तो जस्ट हमारा एक छोटा सा डेमो फाइल था, तो मैंने बहुत इजीली कर दिया। बट जब आप एक्चुअल में इसको करोगे तो बहुत प्रॉपरली ध्यान से इसको करना रहेगा आपको। तो अगर एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो जो मैनेजर है या टीम लीडर रिव्यूअर है उसको रिव्यू रिव्यू करके मर्ज कर देगा। और मर्ज करने के बाद जो लेटेस्ट कोड है वो मेन ब्रांच के अंदर आ जाएगा। तो ये इतने सारे ब्रांचेस है हमारे पास, इन सब के अंदर हमारा जो मेन ब्रांच है इसमें सारा लेटेस्ट कोड आ चुका है इस तरीके से। तो इस तरीके से कंपनी में काम किया जाता है। सबसे पहले आपके पास एक गिटहब रेपोजिटरी होगा, चाहे तो वो फ्रंट एंड का हो सकता है, बैक एंड का हो सकता है। जब भी आप कोई काम करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ब्रांच बनाने का है। ब्रांच बना के अपना कोड करोगे, कोड करने के बाद पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे टू द मेन ब्रांच। और वो जो लिंक होगा, जो पीआर जनरेट होगा, वो पीआर को आपको अपने टीम लीडर या फिर जो भी मैनेजर है जो भी उसको टेस्ट करने वाला है उसको दे देने का। वो रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद मर्ज कर देगा। ओके, अगर सपोज मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इशू आता है तो आपको रिबेस करना रहेगा फ्रॉम टू द मेन ब्रांच। रिबेस करके वापिस से आप अपने मैनेजर को बता सकते हो कि भाई मैंने मर्ज कर दिया, रिबेस कर दिया है, नाउ यू कैन अगेन रिव्यू माय कोड। तो वो रिव्यू कर लेगा, फिर वो मर्ज कर देगा अगर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड ओके। तो इस तरीके से काम चलता है और इस तरीके से करना है। इसीलिए बिना गिटहब के आप लाइक इंडस्ट्री में काम कर ही नहीं सकते, चाहे आप इंटर्नशिप करो, चाहे कहीं फुल टाइम जॉब करो, गिटहब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे लोग इधर ही कोड करने वाले हैं। तो ये जरा इंपॉर्टेंट, ये सारे
आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पर किया, जैसे कि पहले तो लाइक गिट क्लोन करना आना चाहिए, देन उसके बाद गिट स्टेटस चेक करना आना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया था, गिट ब्रांच बनाना चाहिए, मतलब गिट चेकआउट करना आना चाहिए, गिट रिबेस करना आना चाहिए, ये चीज़ आना चाहिए, गिट पूल आना चाहिए, ठीक है। और कमिट मैसेज प्रॉपरली लिखना, कमिट मैसेज प्रॉपर लिखना, और लाइक सिंक लेना, मतलब जो पब्लिश ब्रांच है, ब्रांच को पब्लिश करना, या फिर हमेशा सिंक करते रहना कि जो रिमोट रेपोजिटरी में जो कोड है वो कोड आपके पास भी आ जाए। तो हमेशा आप सिंक करते रहो कोड ब्रांचेस में। ओके, जब भी काम करोगे तो आपको जो मेन ब्रांच होता है वहीं से आपको ब्रांच बनाना है। ओके, हमेशा जब भी काम करना स्टार्ट करोगे तो जो आपका मेन ब्रांच है वहीं से आप अपना खुद का ब्रांच बनाओगे, माई ब्रांच, खुद का अपना ब्रांच बना के कोड करोगे आप। और जब कोड कंप्लीट हो जाएगा तो फ्रॉम मैन जो माई ब्रांच है वहां से आप क्या बोलते हैं पीआर जनरेट करोगे, और पीआर कहाँ पर होगा, टू द मेन ब्रांच। ठीक है, इस तरीके से काम करते रहना है आपको जब भी आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। तो ऐप से ये समझ में आ गया हो, इसमें कोई डाउट ना हो अभी। नहीं सर, अभी क्लियर हो गया। इसको ना आप प्रैक्टिकली, हाँ सर। सेशन के बाद ना इसको आप प्रैक्टिकली 2-3 बार रिपीट करना, क्योंकि जितना आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखोगे उतना ही आपको लाइक ये इजी बन जाएगा, मतलब लाइक रोज का काम है। अब जैसे कि मैं इतने समय से इस काम को कर रहा हूँ तो लाइक मेरे लिए तो ऐसा है कि ये रोज का ही हो गया, मतलब रोज का काम है हमारा। रोज हम लोग ब्रांच बनाते हैं, कोड करते हैं, पुश करते हैं, पीआर पीआर क्रिएट करते हैं, मर्ज करते हैं, तो बहुत सारा काम है। तो जब डेली हैबिट्स में आ जाएगा तो ये काम आपको ईजी लगने लगेगा। ओके, अभी थोड़ा लगेगा कि हाँ ये सारे थोड़े कमांड्स है, आपको जल्दी रिमेंबर नहीं होंगे अभी, कि एक बार आपने देख लिया आपको याद हो गया। बट हाँ, जैसे आप यूज करोगे हर एक चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली ये आपको अच्छे से याद हो जाने वाला है। अब इसको कभी भूलोगे नहीं, इस चीज को ये कैसे करना है। ओके, तो इसको कर लेना आप अच्छे से। और अभी जो जावास्क्रिप्ट का इशू था मैं उसको दिखा देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का क्या कर सकते हो आप लोग। तो जावास्क्रिप्ट का जो है ना उसके लिए मैं दिखाता हूँ कि ये सब कैसे बनाते हैं, मतलब बटन्स पे ये जावास्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं। तो एक ब्रांच बना लेता हूँ जिसमें एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विद कोड कर लेते हैं। ये अभी तक लोड ही हो रहा है, लोड नहीं हुआ। ठीक है जान, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहला एक काउंटर ऐप से चालू करता हूँ। आपने कभी काउंटर ऐप बनाया है? नहीं सर। एक काउंटर ऐप बना के देखते हैं कि कैसे करना है। शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये बॉयलर प्लेट आ गया। एक हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग, ये शॉर्टकट्स भी कभी कभी काम नहीं करते। रुको, ये अभी तक लोड ही नहीं हुआ, ये अभी हो रहा है, हुआ आई थिंक, अभी काम करे, अभी भी नहीं, अभी आया सजेस्ट। ठीक है, H1 यहाँ पर सपोज मैंने लिखा काउंटर ऐप, और सपोज काउंटर ऐप पे हम क्या करेंगे, एक H2 बना लेता हूँ। सजेशन ये कभी देता है कभी नहीं। H2 है, यहाँ पर मैं काउंट का वैल्यू डिस्प्ले करता हूँ, काउंट वैल्यू, और यहाँ पर स्पैन टैग लगा लेता हूँ। स्पैन टैग यहाँ पर सपोज इसका काउंट वैल्यू 0 है। यहाँ पर मैं डिफ कंटेनर बनाता हूँ, डिफ कंटेनर, यहाँ पर मैं 3 बटन्स बना लेता हूँ। 3 बटन बनाना है मेरे को, तो ये फर्स्ट बटन है और ये सेकंड बटन, 3 बटन। यहाँ पर मैं काम लिखता हूँ, इंक्रीमेंट बटन है ये, इंक्रीमेंट बटन है, देन ये डिक्रीमेंट है, देन ये रीसेट वाला बटन है। 3 बटन है हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, जब मैं इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करूँ तो इसका वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए बाय 1, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो इसका वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए बाय 1, और रीसेट पे क्लिक करूँ तो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाना चाहिए। अब मैं कैसे करूँगा इस चीज़ को, तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा।
जावास्क्रिप्ट लगाया मैंने, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जीरो जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगा, जैसे कि मैंने लिखा काउंट जीरो। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना रखा है। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब इसका वैल्यू चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो फंक्शन, इसका नाम होगा फंक्शन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करके फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, इंक्रीमेंट फंक्शन है। अब इसे करना क्या इंक्रीमेंट में, तो जब मैं इस पर इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है वो प्लस हो जाना चाहिए, मतलब ये काउंट का वैल्यू प्लस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो काउंट का वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर देंगे, प्लस हो गया। उसके बाद क्या करना है, प्लस करवाने के बाद यहाँ पर उसको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले कैसे करोगे, तो आईडी बना लेते हैं, आईडी। इसका आईडी दे देता हूँ मैं रिजल्ट, रिजल्ट इसका आईडी है। अब फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, और रिजल्ट में मैं काउंट को डिस्प्ले करवा दूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल काउंट। तो इनर एचटीएमएल की मदद से जो एचटीएमएल की मतलब जो एचटीएमएल है उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर लिखा गया है इस तरीके से। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट का सिम मैंने किया है, जरा इसको रन करके चेक करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको मैंने रन किया, ये है। थोड़ा सा इसको मैक्स जूम कर लेता हूँ, इसको ज़रा इंक्रीमेंट करता हूँ। अभी काम कर नहीं रहा, ये क्यों नहीं कर रहा है, क्या इशू है। तो काउंट है इंक्रीमेंट, अच्छा मैंने बटन नहीं लगाया ना अभी तक, तो इधर ऑन क्लिक लगाना पड़ता है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा इंक्रीमेंट फंक्शन। इंक्रीमेंट फंक्शन मतलब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैंने ये कोड लिख रखा है। अब ये कोड क्या कर रहा है, काउंट का वैल्यू बढ़ा दो और वो काउंट का वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करवा दो, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट में ना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी रिजल्ट, इसका मतलब मैं यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद मैंने बोला इनर एचटीएमएल, मतलब मेरे को ये चेंज करना है, मैंने काउंट कर दिया, तो काउंट का जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो जरा इसको करके देखते हैं। यहाँ पर आया, इंक्रीमेंट कर रहा हो तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब सेम ऐसा डिक्रीमेंट के लिए भी करना है, तो यहाँ पर आते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। उसके बाद ये डिक्रीमेंट बन जाएगा, उसके बाद ये रीसेट। तो यहाँ पर मैं इधर लिखता हूँ डिक्रीमेंट, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं RESET रीसेट। तो डिक्रीमेंट में क्या करना है, माइनस माइनस करना है, और रीसेट में क्या करना है, जीरो ही कर देना है। तो इंक्रीमेंट के टाइम काउंट का वैल्यू प्लस करो, उसको डिस्प्ले करवाओ। डिक्रीमेंट के टाइम काउंट का वैल्यू माइनस करो, उसको डिस्प्ले करवाओ। और रीसेट के टाइम काउंट का वैल्यू जीरो करो, उसको डिस्प्ले करवाओ। इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर तो तीनों चीज़ें हो गई, बट यहाँ पर बटन भी तो लगाना पड़ेगा। तो जैसा इंक्रीमेंट के लिए लगाया था वैसा डिक्रीमेंट लगाओ, वैसा रीसेट भी लगाओ। तो इंक्रीमेंट पे क्लिक करने पे इंक्रीमेंट फंक्शन चलेगा, डिक्रीमेंट पे क्लिक करने पे डिक्रीमेंट फंक्शन चलेगा, और रीसेट पे क्लिक करने पे रीसेट फंक्शन चलेगा। तो जरा इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर ये कोड क्यों दिख रहा है, मैंने इसका एक्स्ट्रा कोड लिख दिया क्या। अच्छा, यहाँ पर कुछ ये चीज़ें सजेशंस की वजह से ये हट गया, हटाओ इसको। ओके, ये अपना परफेक्ट कोड है, जरा मैं पूरा कर दूँ। इतना ही कोड है हमारा। हमने एक हेडर बना रखा है, देन यहाँ पर काउंट वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं, 3 बटन है हमारे पास, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट। और ये स्क्रिप्ट लगा रखा है जिसमें हमने काउंट जीरो बना रखा है, और फिर ये इंक्रीमेंट है फंक्शन, डिक्रीमेंट है और रीसेट है, बस इतना है। इसको अब रन करके देखते हैं। यह इंक्रीमेंट किया, देन डिक्रीमेंट करते हैं, देन रीसेट कर देते हैं, फिर इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट वी कैन चेंज द कंटेंट और HTML। ओके, तो विद जावास्क्रिप्ट की मदद से हम HTML के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने यह सीख लिया कि HTML की जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML का कंटेंट कैसे चेंज किया जाए। तो पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया। हाँ सर, ये समझ गया। ओके, अभी नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं। अब सपोज आपको शो हाइड बनाने का है। अब इसमें क्या करोगे, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन उसके बाद हेडिंग लगा देते हैं, हेडिंग H1।
इधर लिख देता हूँ सो हाइड। अभी सपोज मेरे पास H2 में मैंने लिख दिया वेब डेवलपर, और मेरे को फिर मेरे पास दो बटन है, डिव कंटेनर, तो ये फर्स्ट बटन, सेकंड बटन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइड, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट लगा रखा है मैंने। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं इस हाइड बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो कंटेंट है हाइड हो जाना चाहिए। अब जब सो पे क्लिक करूँ तो ये जो कंटेंट है वो डिस्प्ले होना चाहिए। अब इसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा हाइड फंक्शन। ये हाइड फंक्शन है। अब हाइड करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर आईडी बताओ, तो आईडी, इसको एक आईडी दे दो जो H2 है, इसको एक आईडी दे देता हूँ। आईडी इसका नाम दे देता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट करके इसकी आईडी है रिजल्ट। अब मैं क्या करूँगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट रिजल्ट डॉट स्टाइल, मतलब विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम लोग जो CSS है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टाइल लगाया जाता है और CSS का जो प्रॉपर्टी वो सब मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है CSS का वो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और डिस्प्ले को नन कर देता हूँ, हाइड। तो अब डिस्प्ले जब नन करोगे तो वो डिस्प्ले होना बंद हो जाता है। इसी तरीके से अगर सो बना लिए, सो फंक्शन, तो उसमें भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी रिजल्ट, रिजल्ट और स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक। तो जब आप डिस्प्ले ब्लॉक करोगे तो जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले होगा, जब डिस्प्ले नन कर दोगे तो जो भी कंटेंट है वो हाइड हो जाएगा, वो शो नहीं होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब ये ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए हाइड वाला, और जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो शो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऑन क्लिक लगा लूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लगा दिया। तो जब मैं शो बटन पे क्लिक करूंगा तो शो फंक्शन चलेगा, मतलब ये जो जो भी कंटेंट उसको डिस्प्ले कर देगा। तो जब मैं हाइड बटन पे क्लिक करूंगा तो हाइड फंक्शन चलेगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। रुको मैं वापस से शेयर कर लेता हूँ। अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। ओके, तो ये कब से नहीं दिख रहा था? 2 मिनट से। अच्छा, तो मैंने इसमें देखो क्या क्या किया है। एक मैंने बनाया था सो हाइड डॉट HTML, यहाँ पर एक हेडिंग लगा रखा है, एक और हेडिंग है वेब डेवलपर करके लिखा है, दो बटन से हमारे पास सो फंक्शन, सो सो बटन और हाइड बटन। और मैं चाहता हूँ जब मैं हाइड बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो कंटेंट है वो हाइड हो जाना चाहिए, वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। और जब मैं सो बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो कंटेंट है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जा स्क्रिप्ट लगाया और मैंने एक हाइड फंक्शन बनाया। हाइड में मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी रिजल्ट। तो जब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ हाइड पे, तो हाइड फंक्शन चलेगा। तो इसमें क्या लिखा है कि इसका डिस्प्ले नन कर दो। डिस्प्ले नन मतलब ये विजिबल नहीं होगा, ना, ये अनविजिबल हो जाए, तो इसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगा, हट जाएगा ये, तो ये डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा। तो डिस्प्ले होना ही बंद हो जाएगा। और जब मैं सो पे क्लिक करूंगा तो सो फंक्शन चलेगा। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी रिजल्ट, तो डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा, मतलब ये दिखने लगेगा। तो डिस्प्ले नन मतलब वो गायब हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक मतलब विजिबल होगा, दिखेगा। तो ये जो फंक्शन थे ये फंक्शन मैंने यहाँ पर दोनों बटन्स में अटैच कर दिया ऑन क्लिक लगा के। और ये आईडी मैंने तो इधर बता ही रखा है। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर, ये जब मैं हाइड बटन पे क्लिक करता हूँ तो हाइड हो गया कंटेंट, शो पे किया तो डिस्प्ले होगा, हाइड पे किया तो हाइड, शो पे। इस तरीके से चलता रहेगा। अब बताओ ये प्रोग्राम समझ में आया, तो फिर मैं आगे का बताता हूँ। समझ गया। एंड साक्षी एंड रितिका, रितिका ही नाम है ना?
हाँ समझ गया सर। ओके। यस सर। ठीक है, आगे का दिखाता हूँ। अभी इस वाले में देखो, पहले वाले में हमने क्या किया था? पहले वाले में हमने विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हमने एचटीएमएल का कंटेंट चेंज किया था। और सेकंड प्रोग्राम में क्या किया? विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हमने सीएसएस को कंट्रोल किया, सीएसएस को। ठीक है, दोनों में अलग अलग चीज़ है, दोनों सेम नहीं है। पहले वाले में हमने एचटीएमएल जो कंटेंट होता है उसको कंट्रोल किया। सेकंड वाले में सीएसएस को कंट्रोल किया हमने। अब थर्ड वाला देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ डिजिटल क्लॉक डॉट एच टी एम एल, तो सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क। यहाँ पर अभी डिजिटल क्लॉक बनाने का तो H1, यहाँ पर लिख देता हूँ डिजिटल क्लॉक। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ H2, यहाँ पर मैं टाइम दिखा देता हूँ, करेंट टाइम, फिर स्पैन टैग लगा देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ 0:0:0। फिर यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट लगाता हूँ, स्क्रिप्ट लगा दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है कि ये जो टाइम है मेरे ओरिजिनल टाइम से यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए हमेशा। ओके, तो कैसे करूँगा मैं? तो इसके लिए मैं एक बनाता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम रखता हूँ मैं चेंज टाइम। तो चेंज टाइम करके एक फंक्शन है। ओके, अब चेंज टाइम फंक्शन क्या करेगा जरा समझते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ना डेट नाम का एक क्लास होता है, डेट करके, जिससे तुम जो टाइम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन से उसको सारा इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो। जैसे कि क्या निकाल सकते हो? लिख सकते हो टाइम इक्वल टू न्यू डेट। तो यहाँ पर डेट क्लास होता है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली, और डेट के पास सारे इन्फॉर्मेशन होता है। तो मैं यहाँ से सारा चीज़ निकाल लूँगा। जैसे कि हार्स निकालना है मेरे को, तो मैं लिखूंगा टाइम डॉट गेट हार्स। मिनट्स निकालना है तो लिखूंगा टाइम डॉट गेट मिनट्स। और सेकंड्स निकालना है तो लिख दूंगा टाइम डॉट गेट सेकंड्स। तो हार्स आ गया, मिनट्स आ गया, सेकंड्स आ गया। अब मुझे क्या करना है? इस डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मैं इसका आईडी दे देता हूँ, आईडी टाइम दे दिया मैंने इसको। अब ये चेंज डिस्प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टाइम डॉट टेक्स्ट कंटेंट, या टेक्स्ट कंटेंट भी लिख सकता हूँ या तो इनर एचटीएमएल भी लिख सकता हूँ। दोनों चलेगा, टेक्स्ट कंटेंट भी चलेगा, इनर एचटीएमएल भी चलेगा। और इसके आगे हम लिख सकते हैं हार्स डिस्प्ले करो, देन कॉलन डिस्प्ले करो, देन मिनट्स डिस्प्ले करो, देन कॉलन डिस्प्ले करो, देन सेकंड्स डिस्प्ले करो। ये हमने बता दिया, और बस इतना ही था। अभी जरा इसको रन करके देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो रन किया मैंने, देखो जरा काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अब काम नहीं कर रहा है, इसका रीजन मुझे बता सकते हो क्यों? ये बार बार इतना बड़ा ओपन होता है, ये काम नहीं कर रहा है। इसका रीजन मुझे बता सकते हो क्यों नहीं काम कर रहा है? कभी बटन नहीं दिया उसको काम करने के लिए। यस, पिछले कोड में कैसा था? काउंटर ऐप में, स्वाइड ऐप में, वहां पर बटन था और बटन के क्लिक पे फंक्शन चल रहा था। बट यहाँ पर कोई बटन नहीं, हम कोई बटन नहीं बनाने वाले यहाँ पर कि बटन बनाएंगे तो टाइम दिखेगा, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं ये जो फंक्शन है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो, खुद से चल जाइए ना। तो अभी क्या होता है कि कोई भी फंक्शन खुद से चलता नहीं है, इसको चलाना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। अगर किसी भी फंक्शन को रन करना है तो उसको क्या करोगे? कॉल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर कॉल करूंगा चेंज टाइम फंक्शन को इस तरीके से। ये मैं कॉल किया इसको, तो जैसे ही फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो जाके ये फंक्शन रन होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे थे काउंटर ऐप में? तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करता था तो ये फंक्शन कॉल होता था। डिक्रीमेंट पे क्लिक किया तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, रीसेट पे क्लिक किया तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। सेम ऐसा सो हाइड में भी हो रहा था, इस पे क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, हाइड पे क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। बट डिजिटल क्लॉक में कोई बटन नहीं है जिसपे क्लिक करने पे फंक्शन कॉल करूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, खुद से ही कॉल कर लिया कोड के अंदर कि खुद से कॉल हो जाए। अब जब कॉल होगा तो देखो क्या होता है, तो यहाँ पर टाइम डिस्प्ले होगा। बट यहाँ पर ये कॉल कितनी बार हुआ? एक ही बार कॉल हुआ। तो जब एक बार कॉल हुआ तो जो करंट टाइम था दिख गया, उसके बाद ये बंद हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बार बार कॉल हो, हर एक सेकंड के बाद कॉल होना चाहिए ये फंक्शन। जब हर एक सेकंड के बाद कॉल होना चाहिए तो फिर कैसे करवाओगे? तो उसके लिए यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट का सेट इंटरवल। सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, सेट इंटरवल लिखे, यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना दोगे इस तरीके से, एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन में तुम जिस फंक्शन को भी कॉल करना चाहते हो कॉल कर लो, जो भी कोड लिखना चाहते हो लिख दो। कोड लिख दिया और लास्ट में तुम इधर ड्यूरेशन बता दो कि ये कोड कितने सेकंड के बाद रन होना चाहिए। तो मैंने लिखा 1000 मिली सेकंड के बाद रन होना चाहिए, 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि भाई
हर एक सेकंड के बाद ये जो फंक्शन है कॉल करते रहो। तो अब इसमें केस क्या होगा, तो इसमें ये रन होता रहेगा इस तरीके से। तो हर सेकंड के बाद वो फंक्शन रन हो रहा है, और जैसे ही रन होता रहेगा तो कॉल दिखता रहेगा चेंजेस हमको। क्लियर है? हाँ सर। ओके। तो यहां पर हमने इस प्रोग्राम में ये देखा कि किसी फंक्शन को आप ऑटोमेटिक कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हो, वो भी एवरी सेकंड के बाद। तो इसके लिए आपको सेट इंटरवल यूज करना पड़ता है। एक और चीज होता है जिसका नाम है सेट टाइम आउट। इसको भी जरा आप खुद से एक बार रिसर्च करना, देखना कि सेट टाइम आउट क्या होता है। सेट टाइम आउट भी एक है, इसको भी आप एक बार पढ़ के देखना कि सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में क्या डिफरेंस है। ये इंटरव्यू का एक क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, जैसे कि मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ। जो सेट टाइम आउट है ना, वो एक ही बार चलता है, और जो सेट इंटरवल है वो बार बार चलता है, मतलब हर एक सेकंड के बाद। जैसे कि सेट टाइम आउट का भी जो कोड है वो सिमिलर ही है, दोनों का कोड सिमिलर ही रहता है। जैसे यहाँ पर सेट इंटरवल लिखा है, यहाँ पर सेट टाइम आउट लिखेंगे। पर ये कैसा होता है, जैसे कि ये जब तुम लिखोगे सेट टाइम आउट, मतलब ये होता है कि एक सेकंड के बाद इसके अंदर का जो कोड है वो रन होना चाहिए, मतलब ये वेट करेगा, एक सेकंड का भी वेट करता है ये। ओके, तो जब भी ये कोड रन होगा, यहाँ पर अगर तुमने लिखा है एक सेकंड, तो ये एक सेकंड वेट करेगा, उसके बाद ये कोड रन करेगा, और एक ही बार करेगा। जबकि ये सेट इंटरवल क्या करता है, वो हर एक सेकंड के बाद इस कोड को रन करवाता रहेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। चाहे तो ये आपको ये बना कुछ कोड छोटा सा करना और दोनों में चेंजेस करके देखना कि सेट इंटरवल सेट टाइम आउट में क्या डिफरेंस है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, सेट इंटरवल वर्सेस सेट टाइम आउट। तो यहाँ पर मैंने सेट इंटरवल दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ कि डिजिटल क्लॉक कैसे बना सकते हो। डिजिटल क्लॉक, ओके। तो उसमें मैं एक और चीज दिखाऊंगा डिजिटल क्लॉक में। या आप थक गए हो, क्या करना है, ब्रेक लेना है कि क्या करना है? डिजिटल दिखाऊं कि ब्रेक ले चाहिए? दिखाओ सर। ओके, इसको मैं दिखा देता हूँ एक, क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हारा वो जो था, क्या बोलते, इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म शायद आपने बोला था, उसको भी मैं जस्ट छोटे समय में डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ स्टॉप वॉच का, स्टॉप वॉच डॉट एच टी एम एल, कि इसमें क्या चेंजेस है, स्टॉप वॉच कैसे बना सकते हो। इसको जल्दी से मैं दिखाता हूँ। ये है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच में भी सेम चीज रहेगा हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पर करेंट टाइम डिस्प्ले होता रहेगा, ठीक है, करेंट टाइम डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास बटन्स होंगे अभी। तो हमारे पास बटन होंगे, वो भी 3 बटन होंगे। तो ये फर्स्ट बटन, ये सेकंड बटन, ये थर्ड बटन। तो सारे बटन पे लिखा रहेगा लाइक यहाँ पर स्टार्ट है, देन स्टॉप और रीसेट लिखा रहेगा। उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट लगाना है हमको। अभी हमारे पास समझो 3 फंक्शन होंगे। एक फंक्शन का नाम होगा स्टार्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का नाम होगा स्टॉप फंक्शन, थर्ड फंक्शन का नाम होगा रीसेट फंक्शन। ये सारे फंक्शंस हो गए, स्टार्ट स्टॉप रीसेट। अभी क्या करना है मुझे, ये सारे फंक्शंस को यहाँ पर मैं लिंक कर देता हूँ। ऑन क्लिक लगा के स्टार्ट फंक्शन को लिंक कर दिया, स्टॉप फंक्शन को लिंक कर दिया, रीसेट फंक्शन को लिंक कर दिया, सबको लिंक कर दिया। उसके बाद अब मुझे लॉजिक लिखना है। अब लॉजिक कैसे लिखूं, तो ये हार्स है, ये मिनट्स है, ये सेकंड्स है, तीनों को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर तीनों वेरिएबल्स बना लेता हूँ। हार्स 0, देन लिखूंगा मिनट्स 0, देन सेकेंड्स 0। सारे वेरिएबल्स मैंने बना लिया। यहाँ पर मैं एक इंटरवल का भी वेरिएबल बना के रखूंगा जो बाय डिफॉल्ट नल होगा। तो हार्स रिप्रेजेंट कर दिया, मिनट्स और सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टार्ट बटन पे मैं क्या चलाऊंगा, तो जब मैं चाहता हूं कि स्टार्ट बटन पे मैं लिखूंगा पहले तो सेट इंटरवल लिखूंगा, और यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना दूंगा, और इसके अंदर का जो कोड है वो हर एक सेकंड के बाद रन होना चाहिए। इसके अंदर का जो कोड है वो हर एक सेकंड के बाद रन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड लगा दिया। अब इसके अंदर का कोड हर एक सेकंड के बाद रन होता रहेगा। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है इसके अंदर,
तो जो स्टॉप वॉच होता है उसमें क्या होता है, जब भी आप इसको स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकंड है वो इंक्रीज होता है, सेकंड इंक्रीज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर भी हमको सेकंड इंक्रीज करना है जो ये बता भी रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड्स प्लस प्लस। तो सेकेंड्स को इंक्रीमेंट करो। अगर सपोज सेकंड बढ़ते बढ़ते 60 तक पहुंच गया तो क्या करना है, सेकंड को जीरो करके मिनट बढ़ाने का है, इस तरीके से। फिर अगर मिनट बढ़ते बढ़ते 60 तक पहुंच गया तो मिनट को जीरो करके हार्स को बढ़ाने का है, इस तरीके से। और बाहर आने के बाद जितना भी आपका डेटा है उसको डिस्प्ले करवा दो। लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट टाइम, टाइम क्या है, तो यहाँ पर ही हमने टाइम बना रखा है ना, इसको हमको चेंज करना है ये वाला। तो हमने टाइम चेंज कर दिया, जो भी हार्स जनरेट हुआ, मिनट जनरेट हुआ, सेकंड जनरेट हुआ, उसको डिस्प्ले करवा दो इस तरीके से, तो डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये जो समय दे रहा है वो मैं इंटरवल में रख लूंगा। तो इस तरीके से स्टार्ट बटन बना दिया मैंने, स्टार्ट फंक्शन, कि इसमें सेट इंटरवल है, सबसे पहला सेकंड इंक्रीज होगा। अगर सेकंड 60 को रीच हो गया देन सेकंड को जीरो करो, मिनट्स को इंक्रीज करवाओ। मिनट 60 तक पहुंच गया तो मिनट्स को जीरो करो, हार्स को इंक्रीज करवाओ। और बाद में ये सारा काम होने के बाद जो भी डेटा बना है, मतलब जो भी हार्स मिनट सेकंड है वो डिस्प्ले करवा दो। और ये कोड हमेशा 1 सेकंड के बाद रन होता रहे, मतलब ये कोड चलता रहेगा, हर 1 सेकंड के बाद चलेगा। और टाइम जनरेट होता रहेगा, टाइम चेंजेस होते रहेंगे। और जो भी टाइम चेंजेस हो रहा है वो मैं इंटरवल में डाल रहा हूँ। और जब मेरे को स्टॉप करवाना हो तो ये इंटरवल को मैं क्लियर कर दूंगा, और क्लियर करवाने के साथ साथ में इंटरवल को मैं नल भी कर दूंगा, इंटरवल नल। तो इससे क्या होगा, जो भी टाइम चल रहा था वहीं पे वो रुक जाएगा। और रीसेट करवाते समय हार्स मिनट सेकंड सबको जीरो करके टाइम को डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो सबको डिस्प्ले जीरो करो और टाइम को डिस्प्ले करवा दो इस तरीके से। इसमें एक और काम करो कि भाई समय को जो चल रहा था समय को रोक भी दो, स्टॉप भी फंक्शन कॉल करो। तो रीसेट के अंदर मैंने स्टॉप फंक्शन को कॉल कर दिया, जिससे इंटरवल रुक जाएगा, साथ में सब जीरो हो जाएगा और डिस्प्ले भी हो जाएगा। तो ये लॉजिक था एक स्टॉप वॉच का। तो ये तो मैंने कर दिया, इसको रन करके देखते कि स्टॉप वॉच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये स्टॉप वॉच है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट हो गया। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, स्टॉप हो गया। देन अगेन स्टार्ट करता हूँ, देन ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड रीसेट कर देता हूँ, रीसेट करने पे स्टॉप भी हो जाएगा, जीरो पे भी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब सपोज दो दो यूज़र है, ये पहला यूज़र, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये पहला यूज़र, ठीक है, इसको थोड़ा और भी छोटा करता हूँ। ये फर्स्ट यूज़र है और ये सेकेंड यूज़र है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। ये सेकेंड यूज़र है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 2 यूज़र आ गए, ये पहला है, ये दूसरा है। 2 यूज़र है हमारे पास। इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। क्या ये दोनों साथ में चलेंगे? जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट किया, ये क्या स्टार्ट तो हो गया, क्या ये हुआ? नहीं हुआ इसको। और यहाँ पर अगर मैंने स्टार्ट किया तो क्या यहाँ पर चेंजेस होगा? नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ तो यहाँ पर चेंजेस होगा? क्या नहीं होगा। अगर यहाँ पर रीसेट करता हूँ तो यहाँ पर होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये दोनों सपोज 2 यूजर है, 2 यूजर अपना अपना देख रहे हैं, दोनों को अपना अपना दिख रहा है, बराबर। तो पहले यूजर को सेकंड वाले यूजर से कुछ लेना देना नहीं है, और सेकंड यूजर को पहले यूजर से कुछ लेना देना नहीं है। बट सपोज इन फ्यूचर आपको जब ऐसा करवाना हो कि मैं चाहता हूं कि मैं कॉमन टाइम चला रहा हूं, सबके लिए चल रहा है, जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हो या कोई भी आप गेम खेल रहे हो, कोई भी मैचेस आप देख रहे हो, स्पोर्ट्स देख रहे हो, तो उसके अंदर जो टाइमिंग चलता है, टाइमिंग को जो कंट्रोल किया जाता है, अब उसमें कैसा होता है कि अब सबके पास एक ही टाइम दिख रहा होता है, राइट। मैच का कितना टाइम बचा है, एक ही टाइम। तो इन फ्यूचर जब आप आगे जाओगे तो आप ये सीख सकते हो कि लाइक जितने भी यूजर्स है सबको एक जैसा टाइम कैसे दिखे। ओके, तो ये आप फ्यूचर में देखना, या इसको भी थोड़ा सा पढ़ना कि अगर मुझे सबको एक ही टाइम दिखाना है जितने भी क्लाइंट्स हों, तो वो कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। चलो ये सब तो हो गया। तो ये मेरे को दिखाना था। तो हमने देखो इसमें 4 जावास्क्रिप्ट में किए, जिसमें मैंने दिखाया कि जावास्क्रिप्ट को कैसे आप बटन के साथ कंट्रोल करवा सकते हो। पहले काउंटर ऐप देखा, उससे हमने देखा कि आप HTML के कंटेंट को कैसे चेंज कर सकते हो। स्वाइड देखा, जिसमें CSS कैसे कंट्रोल कर सकते हो। डिजिटल क्लॉक देखा, किसी फंक्शन को ऑटोमेटिक कैसे रन करवा सकते हो। स्टॉप वॉच देखा, लाइक टाइमिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, स्टॉप वॉच कैसे बना सकते हो।
इस तरीके से देख लिया हमने। ठीक है, अब एक लास्ट आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कुछ डाउट बताया था, वो डाउट क्या था, किस टॉपिक में डाउट था जरा बताना। इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और पॉलीमर। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारा चीज है, इनकैप्सुलेशन है। ओके ओके, तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट का बना लेता हूँ practice.js फाइल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी क्या होता है कि सारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का खेल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपको अगर कोडिंग करना है, अगर आप फ्यूचर में भी कभी जाके कोडिंग करोगे, जैसे कि आप बैक एंड बना रहे हो या फ्रंट एंड में रिएक्ट जेस लगा रहे हो, फ्रंट एंड में रिएक्ट जेस होगा, बैक एंड में नोड जेस, एक्सप्रेस जेस होगा, तो वहाँ पर लाइक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बहुत ही बड़ा रोल आ जाता है। तो अभी आप सीखोगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो देखते हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं। तो आप एक क्लास बना सकते हो और उस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स बना सकते हो। अब वेरिएबल्स बनाने के लिए आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हो कंस्ट्रक्टर है ये स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। इसमें कुछ मैसेज लिख दो कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवाने के लिए, लाइक स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब जैसे ही आप इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिक। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये रन बटन दबाया तो ये रन हो गया, ऑटोमेटिक कॉल हो गया। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच रन ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ द क्लास और व्हेन इंस्टेंस इज क्रिएटेड ऑफ द क्लास। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ऑटोमेटिक। आप जितना भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उन सब के लिए ऑब्जेक्ट ये कॉल करता रहता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर इसको रन करोगे तो 2 बार कॉल कर लेगा ये। बट अगर सपोज इसके अंदर आप कुछ वेरिएबल्स बनाते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर वेरिएबल्स बना के चलता हूँ, जैसे कि इसके पास आईडी है, नेम है और कोर्स भी है, आईडी नेम कोर्स, 3 वेरिएबल्स है। अब तीनों वेरिएबल का डेटा डालने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो दिस डॉट आईडी, आईडी डाल दिए, नेम डाल दिए और क्लास कोर्स डाल दिए। तो ये जो पैरामीटर था वो पैरामीटर का वैल्यू आपने क्लास वेरिएबल्स के अंदर डाल दिया। तो दिस लगा के जो वेरिएबल्स का नाम लिखते हो वो क्लास वेरिएबल होते हैं, मतलब ये क्लास का है, क्लास वेरिएबल हो गई है। ओके, तो जब यहाँ पर इसको कॉल करोगे तो आपको डेटा भी पास करना रहेगा, चाहे डेटा पास कर लो यहाँ से। तो मैंने स्टूडेंट 1 बनाया, स्टूडेंट 2 बनाया, उनका डेटा डाल दिया। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करवा के देखूँ, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग एस और कंसोल डॉट लॉग आर, तो ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो सारा डेटा प्रिंट हो गया है। तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ, साथ में डेटा भी प्रिंट हो रहा है, 1 जॉन मैथ, 2 जैन साइंस। अभी जैसे कि आपने बोला इनकैप्सुलेशन, अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, जो क्लास है, क्लास के अंदर ही जो डेटा वेरिएबल्स है, जो भी आपके डेटा वेरिएबल्स बनाए गए, जैसे कि आईडी है, नेम है, कोर्स है, ओके, तो उसको आपको क्लास के अंदर ही बंद करना है। जैसे इसका नाम है इनकैप्सुलेट ना, तो इनकैप्सूल या कैप्सूल आपने सुना होगा, जिसमें क्या करते हैं, हम कुछ चीज को बंद कर देते हैं। तो इनकैप्सुलेशन मतलब होता है क्लास के अंदर आपने जो भी डेटा वेरिएबल्स बना है उसको क्लास के अंदर आप बंद करो। तो कैसे करोगे? तो अब इस चीज़ को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि इन जेएस हाउ टू अचीव इन जेएस हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन देखा। तो कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि क्लास, जैसे कि बैंक अकाउंट है, प्राइवेट बनाने के लिए आप हैशटैग लगा के बना सकते हो, तो ये प्राइवेट चीज़ होगा। और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पर ये कोई भी यूज़ कर सकता है, ओके। पर हैशटैग लगा के बनाओगे तो प्राइवेट होगा। तो आई थिंक ये आपने सीखा होगा। हैशटैग आपने प्राइवेट वेरिएबल्स बनाया कभी? हेलो, नहीं सर। प्राइवेट वेरिएबल्स नहीं बना, ठीक है, बना के दिखाते हैं। हैशटैग दिस बैलेंस, हैशटैग लगा के सारा चीज़ प्राइवेट बना सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पहले मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि तुमने पहले मैं पब्लिक ही यूज़ करके दिखाता हूँ, तो इसका डिफरेंस तुम समझोगे कि क्या है। जैसे कि यहाँ पर अभी जो आईडी नेम कोर्स है वो क्या है, पब्लिक है। पब्लिक मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा क्लास स्टार्ट हुआ, यहाँ पर तुम्हारा क्लास खत्म हुआ,
और इसके बाद तुम यूज़ कर रहे हो। चाहे तो तुम ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो तुम खुद का डेटा भी डाल सकते हो ना। यहाँ पर तुम डेटा डालो, जैसे कि तुमने बोला कि भाई एस का जो आईडी है ना, वो आईडी को तुम चेंज करके क्या करना चाहते हो, 11 करना चाहते हो। या जो एस का जो नेम है वो तुम चेंज करके क्या करना चाहते हो, लाइक अमित कर दो। या फिर एस का जो कोर्स है उसको तुम चेंज करके फिजिक्स करना चाहते हो। तो एस का जो डेटा था जो मैंने यहाँ पर डाला था, अब मैंने चेंज कर दिया। अब चेंज कर दिया तो मुझे वो डेटा दिखना चाहिए, तो डेटा दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 11 है, अमित है, फिजिक्स है। मतलब मैं डेटा वेरिएबल्स को यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर पा रहा हूँ। चाहे तो जब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो उस समय भी यूज कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एस डॉट आई डी को यूज कर सकता हूँ, एस डॉट नेम को यूज कर सकता हूँ, एस डॉट कोर्स को यूज कर सकता हूँ। सारे फील्ड्स को मैं यूज कर सकता हूँ। और इसको फिलहाल मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ये मुझे अभी नहीं चाहिए फिलहाल। इसको मैं कमेंट कमेंट करना था, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको भी हटा देता हूँ मैं, ये सब हट गया, ये है। ठीक है, अब इसको रन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये प्रिंट भी हो जाएगा, प्रिंट भी हो रहा है। मतलब अभी कैसा है, ये जो डेटा वेरिएबल्स हमारे पास है, आईडी है, नेम है, कोर्स है, तीनों के तीनों पब्लिक प्रॉपर्टी है। और पब्लिक है तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, मतलब क्लास के बाहर ही एक्सेसिबल है। तो ये क्लास तुम्हारा इधर स्टार्ट हुआ, इधर खत्म हुआ, और क्लास के बाहर हम डेटा वेरिएबल्स को यूज कर पा रहे हैं। हम चाहे तो डेटा ऐड कर पा रहे हैं, हम प्रिंट भी करवा रहे हैं, डेटा वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसी चीज को मुझे रोकना है। मैं चाहता हूँ ऐसा डेटा वेरिएबल्स एक्सेस ना हो पाए। ओके, तो रोकने के लिए क्या करना है, इनको प्राइवेट बनाने का है। तो प्राइवेट बनाने के लिए वही बोल रहे हैं कि प्राइवेट बनाने के लिए इसको बना दो आईडी। ठीक है, जो कि अभी सपोज इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा आपका ब्लैंक रख दो। ठीक है, इसी तरीके से और भी चीजें बनाओ, जैसे कि को नेम रखना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी ब्लैंक कर दो। और फिर कोर्स करना चाहते हो ब्लैंक करो, और डेटा डालना चाहते हो तो डेटा डाल दो इस तरीके से। या सब तो यहाँ पर डेटा डालता भी नहीं, डाल दिया, चलो बढ़िया, डेटा में डाल दिया। ओके, क्या मैं इसको यूज कर पाऊंगा? तो यहाँ पर क्या है, जरा इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इन जावा स्क्रिप्ट इनकैप्सुलेशन इज प्राइमरली अचीव यूजिंग नेटिव प्राइवेट क्लास फील्ड हैशटैग closure or ES modules. These techniques bundle data and the method that manipulate that data into a single unit when while restricting direct external access. और मॉडर्न क्लासेस विथ प्राइवेट फील्ड्स हैशटैग, जो ECMAScript 2020 के अंदर आया, प्रीफिक्सेस, जो भी वेरिएबल, जो भी मेथड आप हैशटैग से बनाते हो वो ट्रूली प्राइवेट होते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सेस और मॉडिफाइड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो क्लास के बाहर। ओके, एक्सेसिबल नहीं होते। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये करके देख रहा हूँ, अगर मैं इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से तो हो जाएगा। देखो, तुमने यहाँ पर ये डेटा डाला, इसने क्या किया, क्लास के अंदर इसको मॉडिफाई किया, ये तो हो जाएगा। बट क्या तुम आउटसाइड से इसको एक्सेस कर पाओगे? जरा देखते हैं। यहाँ पर हैशटैग लगाते हैं, ये लगाता मैं हैशटैग, नेम के लिए भी लगाया, और प्रिंट के टाइम भी लगाना पड़ेगा, लगा दिया। ठीक है, लगा दिया मैंने। क्या इसको एक्सेस कर पाओगे? लेट्स सी। तो यहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया। एरर क्या बता रहा है कि प्राइवेट फील्ड आईडी मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन एन इनक्लोजिंग क्लास। तो आप नहीं कर सकते ऐसा, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि, तो इनकैप्सुलेशन कहता है क्लास के पास जो डेटा वेरिएबल्स है उस डेटा वेरिएबल्स को आप प्राइवेट बनाओ, जिससे क्या हो पाए, डेटा वेरिएबल्स को आप क्लास के बाद डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाओ। तो क्लास के बाद इसको यूज ही नहीं करने का है। तो जो मैं पहले यूज कर रहा था कि मैं आईडी को यूज कर पा रहा था, नेम को कर पा रहा था, कोर्स को कर पा रहा था, और एक्सेस करके डेटा ऐड कर रहा था, डेटा को प्रिंट करवा रहा था, तो ये सब मैं अब नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है प्राइवेट के केस में। तो फिर जब पॉसिबल ही नहीं तो मैं इसका यूज कैसे करूँ? हाउ, कैसे यूज करूँ मैं? तो इसके लिए बोला जाता है कि आप सेटर गेटर फंक्शन बना लो। तो आप सेटर गेटर फंक्शन बना सकते हो, जैसे कि क्लास के अंदर फंक्शन डायरेक्टली बना सकते हो। एक बना लो सेट आईडी, सेट आईडी बना लो। ठीक है, और सेटर गेटर में ये डेटा डाल दो इस तरीके से। तो सेट आईडी बना लिया, जो आईडी लेता है डाल देता है डेटा। तो गेट आईडी बना लो, आईडी ले लिया। सेम ऐसा नेम के लिए भी कर लो, यहाँ पर सेट नेम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर गेट नेम कर लेते हैं, गेट नेम। फिर उसके बाद सेट कोर्स कर लेते हैं, सेट कोर्स। फिर यहाँ पर गेट कोर्स कर लेते हैं, गेट कोर्स। तो सेटर गेटर मैंने लगा दिया। सेटर की मदद से हम क्या करेंगे, डेटा को ऐड करेंगे, और गेटर की मदद से डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो जैसे कि मुझे डेटा ऐड करना है तो मैं लिखूंगा एस डॉट सेट नेम या सेट आईडी लिखूंगा, इसका आईडी डाल दो 3। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा एस डॉट सेट नेम, मुझे नेम डालने का है, नेम लिख दूंगा माइक। फिर एस डॉट सेट कोर्स, मुझे कोर्स लगाने का है, कोर्स लिख दूंगा हिस्ट्री। फिर उसको प्रिंट करवाने का है, प्रिंट करवा लूंगा गेटर की मदद से।
तो अभी मैंने सेटर और गेटर लगा दिया और डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ होता है। तो इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि क्लास के अंदर जो डेटा वेरिएबल्स है उसको क्लास के अंदर आपको बंद कर देना है। कैसे बंद करोगे? प्राइवेट बनाकर। और अगर क्लास के अंदर बंद कर दिया तो उसको यूज नहीं कर पाओगे, तो फिर यूज कैसे करें? तो यूज करने के लिए आप सेटर गेटर फंक्शन बना लो। तो आप वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करोगे, इनडायरेक्टली एक्सेस करोगे, और इसी को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। आपको समझ में आ गया हो? इनकैप्सुलेशन मतलब ये होता है। हाँ सर, समझ गया इनकैप्सुलेशन। ओके। और ये इनकैप्सुलेशन सिर्फ इसी में नहीं होता है, कोई भी लैंग्वेज आप सीख लो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, एनी लैंग्वेज, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है और वहाँ पर जो 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो सब अचीव किया जाता है। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो ये तो इनकैप्सुलेशन था, छोटा सा ही टॉपिक था जिसमें आपको डेटा वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाने का है और उसको एक्सेस करने के लिए सेटर गेटर फंक्शन बनाने का है। तो वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करोगे बट इनडायरेक्टली एक्सेस करोगे। तो ये हो गया। अभी इनहेरिटेंस दिखा देता हूँ जल्दी से। प्रैक्टिस 2.js। इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे कि मतलब दो क्लास होते हैं, एक समझो ए क्लास, एक बी क्लास है, और जो पेरेंट है तो चाइल्ड क्या कर सकता है? पेरेंट के मेथड्स या फिर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं ना। पेरेंट की चीज़ों को यूज़ कर पा रहा है तो इनहेरिटेंस बोलो। बट इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस आई थिंक टाइप बताया होगा कि सिंगल होता है, देन मल्टी लेवल होता है, देन मल्टीपल भी लिख सकते हो, मल्टीपल, देन हायरार्किकल, उसके बाद हाइब्रिड। ये सारे टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। टोटल 5 टाइप्स होते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, हाइब्रिड। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल नहीं होता, ये नॉट पॉसिबल, ये नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो भी बता देता हूँ। सपोज आपके पास ए क्लास है, बी क्लास है, तो ए का, तो ए इज द पेरेंट क्लास, बी इज द चाइल्ड क्लास। तो बी हमारा चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास है। तो बी के कितने पेरेंट क्लास है? सिंगल पेरेंट है, तो इसको बोलोगे सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद यहाँ पर एक और क्लास बना दो, सी क्लास। अब उसका पेरेंट मैं बी बना देता हूँ। तो अगर मैं बी सी को देखूँ तो इसके कितने पेरेंट है? एक ही पेरेंट है, तो ये भी सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, ये भी सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। बट यहाँ पर लेवल क्रिएट हो गया, ये हो गया लेवल नंबर 1, ये हो गया लेवल 1, और ये हो गया लेवल 2। जब लेवल क्रिएट हो जाए तो बोलोगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि लेवल क्रिएट हो गया। तो जब लेवल क्रिएट हो जाएगा तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलोगे। और फिर मल्टीपल कब आ जाता है? जैसे कि एक क्लास है, उसके आपने 2 पेरेंट बना दिए, जैसे कि उसको बी को भी पेरेंट बना दिया, सी को भी बना दिया, तो इसके 2 पेरेंट बन गए। जब 2 पेरेंट है तो बोलोगे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल। और हेरार्किकल कब होता है? हेरार्किकल मतलब सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। एक पेरेंट, जैसे कि 2 चाइल्ड के एक ही पेरेंट बना दो, तो यहाँ पर क्या है? सिंगल पेरेंट है, ए इज द सिंगल पेरेंट, बट इसके 2 चाइल्ड है, बी भी चाइल्ड है और सी भी चाइल्ड है। तो जब सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड है तो उसको क्या कहते हैं? हेरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। हाइब्रिड क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, किसी भी 2 इनहेरिटेंस या 2 से ज्यादा इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन बना दो तो हाइब्रिड हो जाएगा। तो जैसे कि ये जो है, इतना अगर मैं कंसीडर करूं, यहाँ तक इतना कंसीडर करूं, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है? हेरार्किकल इनहेरिटेंस। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस को। तो इसको मैं क्या बोलूंगा टोटली कंसीडर करके? हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड। तो सिंगल मतलब सिंगल पेरेंट है, मल्टी लेवल मतलब लेवल क्रिएट हो गया, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा पेरेंट है, हायरार्किकल मतलब सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये होता है पूरा इनहेरिटेंस। अब इसका यहाँ पर ये मल्टीपल क्यों नहीं पॉसिबल है, तो इसको बता देता हूं मैं कि मल्टीपल यहाँ पर क्यों नहीं पॉसिबल है। ठीक है। अब जरा सपोज ये जो बी क्लास है उसके पास समझो चॉकलेट है, ठीक है, इसके पास चॉकलेट है और इसके पास भी है। ओके, तो दोनों के पास अगर चॉकलेट है, ए के पास चॉकलेट है, बी के पास भी है और डी के पास भी, सबके पास अपना अपना चॉकलेट है। ओके, तो अगर बी को अपना चॉकलेट खाने का, अगर बी को चॉकलेट खाने का, तो किसका खाएगा? पहले तो जरा मुझे इसका आंसर देना। ए का। अरे भाई, ए का कैसे खाएगा? अरे बी के पास खुद का चॉकलेट है, इसके पास खुद का है। जब बी के पास खुद का पहले चॉकलेट है तो किसका किसका था? खाएगा? खुद का ही खाएगा। ओके, खुद का। हाँ। अगर इसके पास नहीं है तो फिर किसका खाएगा? ए का, ए का लेगा फिर, ए से।
सेम ऐसा सी के पास भी, अगर सी के पास खुद का चॉकलेट है तो एक पहले खुद का खाएगा, अगर इसके पास नहीं है तो किसका लेगा, ए से लेगा। अब डी के पास आ जाओ, डी के पास खुद का चॉकलेट है तो ये पहले खुद का चॉकलेट खा लेगा, और जब खुद का चॉकलेट नहीं है इसके पास तो ये अपने पेरेंट से लेगा। बट इसके दो पेरेंट है, इसका बी भी पेरेंट है और सी भी पेरेंट है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई किस पेरेंट से चॉकलेट ले, समझ रहे हो, इधर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया एक तरीके का। और इसी कंफ्यूजन को क्या कहते हैं, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कहा जाता है इसको। और इसको डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं, डायमंड प्रॉब्लम, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम और डायमंड प्रॉब्लम। तो ड्यू टू एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम और डायमंड प्रॉब्लम ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं किस पेरेंट को प्रेफरेंस दूं या किस पेरेंट को मैं प्रायोरिटी दूं। इसी प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम एम्बिग्यूटी कहा जाता है, और इसी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होता। ना तो जावा में होता है, ना तो जावा स्क्रिप्ट में होता है, ना तो पीएचपी में होता है, ना तो सी शार्प में होता है, किसी में नहीं होता। सी प्लस प्लस में होता है और पाइथन में होता है। पर सी प्लस प्लस में भी जब आप एम्बिग्यूटी वाला चीज कर दोगे तो वहां पर भी एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ जाएगा, सी प्लस प्लस में भी ऐसा। तो काफी सारे, तो अगर कोई सवाल पूछे कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता ड्यू टू एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम और डायमंड प्रॉब्लम, आप बोल सकते हो। और अगर समझाना हो तो इस तरीके से समझा सकते हो कि भाई सपोज कर लो ए क्लास है, बी सी डी क्लास है, सबके पास अपना अपना चॉकलेट है, और बी को अपना चॉकलेट खाना है तो पहले अपना खा लेगा, फिर अपना, अगर इसके पास नहीं है तो अपने पेरेंट से ले लेगा। सी को पहले अपना खाना है तो खुद का खा लेगा, फिर पेरेंट से लेना है तो पेरेंट का ले लेगा। अब डी को खुद का खाना है तो पहले खा लिया इसने, अब सपोज इसको पेरेंट से लेने का है, अब जब पेरेंट से लेना है तो इसके दो पेरेंट है, अब ये कंफ्यूज हो जाता है कि किस पेरेंट को मैं चूज करूं, प्रायोरिटी किसको दूं ना। तो इसी कंफ्यूजन को एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम और डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं, और इसी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्लियर है वो पिक्चर? हाँ सर, समझा। अब इसका कोड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बड़ा सिंपल सा कोड है। एक क्लास ए बना लो, एक क्लास बी बना लो, एक क्लास सी बना लो। अब सिंगल इनहेरिटेंस करना है तो यहां पर आप लिख दोगे एक्सटेंड्स ए, ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। फिर अगर आपको यहां पर मल्टी लेवल दिखाने का तो यहां पर आप लिख सकते हो एक्सटेंड्स बी लिख दो, ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल होता नहीं है, हेरार्कियल दिखाना है तो बी को हटा के ए लिख दो, सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, हेरार्कियल हो गया। और अपना हाइब्रिड दिखाने का है तो देखो ये सिंगल है, ये भी सिंगल है ना, और मल्टी लेवल भी हो गया, तो पूरा कंसीडर करूँ तो ये तो हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सिंगल, मल्टी लेवल, फिर हेरार्कियल, हाइब्रिड कैसे करते हैं। अब इसके अंदर कुछ कोड लिख देता हूँ, जैसे कि अगर कुछ कोड लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर समझो चॉकलेट वाला बना देता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया चॉकलेट करके, समझो एक फंक्शन बना दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने कुछ कंसोल में लिख दिया, या फिर मैं इसको डेयरी मिल्क बना देता हूँ, डेयरी मिल्क। बड़ी किसका डेयरी मिल्क है, ए का डेयरी मिल्क ना। इसी तरीके सपोज इसके पास भी फंक्शन है, और सपोज सी के पास भी अपना डेयरी मिल्क का फंक्शन होगा। ये पेरेंट कॉल मुझे नहीं करना है, सुपर पैरामीटर कॉल, सिर्फ अपना अपना कॉल करे बस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, और दोनों के पास सेम फंक्शन है, बराबर, दोनों के पास सेम फंक्शन है। तो अगर पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास दोनों के पास सेम फंक्शन होता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं इसको। ओके, अगर पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास दोनों के पास सेम फंक्शन है तो इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। और सपोज मैं यहां से ही हटा दूं तो ये ए क्लास है, ये बी क्लास है, दोनों इंडिविजुअल क्लास है और दोनों के पास सेम फंक्शन है, क्या इसको मेथड ओवरराइडिंग बोलोगे? नहीं बोलोगे इसको मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग के लिए क्या चाहिए, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, मतलब इनहेरिटेंस है, और मेथड सेम है, तो क्या बोलोगे, मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है। अगर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं है, इनहेरिटेंस नहीं है, तो मेथड ओवरराइडिंग नहीं बोल सकते हो। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग के लिए क्या कंपलसरी हो गया, इनहेरिटेंस कंपलसरी हो गया, यहाँ पर इनहेरिटेंस होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट तो तुम्हारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है उसको समझाता हूँ। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब सपोज तुमने क्या किया, तुमने ए का ऑब्जेक्ट बनाया, तुमने बी का ऑब्जेक्ट बनाया,
फिर उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट बनाया, सबका ऑब्जेक्ट बनाया और सबका डेयरी मिल्क तुमने कॉल किया। ए का डेयरी मिल्क कॉल किया, उसके बाद बी का डेयरी मिल्क कॉल किया, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क, फिर सी का डेयरी मिल्क कॉल किया। सबने अपना अपना डेयरी मिल्क कॉल किया और सबके पास तो है अपना अपना। ए के पास अपना डेयरी मिल्क का फंक्शन है, बी के पास अपना डेयरी मिल्क का फंक्शन है, सी के पास अपना डेयरी मिल्क का फंक्शन है, सबके पास अपना अपना है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये लोग अपना अपना कॉल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बढ़िया, कोई इशू नहीं है। बट सपोज अगर बी के पास नहीं होगा खुद का, अगर इसके पास खुद का नहीं है तो ये किससे लेगा? अपने पेरेंट से लेगा फिर तो, अगर इसके पास खुद का नहीं है तो इस केस में जब आप बी का ऑब्जेक्ट बना के बी का फंक्शन कॉल कर रहे हो बट बी के पास है नहीं, तो ये किसका लेगा? ए से लेगा। तो यहाँ पर ए का डेयरी मिल्क आएगा, ए का डेयरी मिल्क। सेम ऐसा काम सी के साथ भी कर लो। अगर सी के पास नहीं है खुद का तो ये किससे लेगा? फिर ये अपने पेरेंट से लेगा। तो यहाँ पर आप सी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और सी का डेयरी मिल्क कॉल कर रहे हो बट इसके पास तो है ही नहीं, तो ये अपने पेरेंट से ले लेगा, पेरेंट से लेगा ये अपना डेयरी मिल्क ना। अब यहाँ पर इसी को क्या कहते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जरा इसको मैं और भी अच्छे से समझा दूं। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है मल्टीपल ऑप्शन, मेनी पॉसिबिलिटी, मेनी चांसेस। मल्टीपल ऑप्शन, मेनी पॉसिबिलिटी, मेनी चांसेस। जैसे कि तुम बी का ऑब्जेक्ट बनाते हो और बी का डेयरी मिल्क कॉल कर रहे हो, तो जो अपना जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा? क्लास बी के पास जाएगा और चेक करेगा कि इसके पास डेयरी मिल्क है या नहीं। अगर इसके पास डेयरी मिल्क है तो ये क्या प्रिंट करेगा? बी का डेयरी मिल्क प्रिंट करवा देगा। पर अगर इसके पास नहीं है तो ये ए के पास जाएगा और ए के पास जाके चेक करेगा इसके पास है या नहीं। अगर इसके पास है तो ए का डेयरी मिल्क प्रिंट करवा देगा। मतलब बी का डेयरी मिल्क भी प्रिंट हो सकता है और ए का डेयरी मिल्क भी प्रिंट हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बराबर, इस तो ऑप्शन क्रिएट हो रहा है, मल्टीपल ऑप्शन है, मेनी पॉसिबिलिटी, मेनी चांसेस है। इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। उसके बाद इन दोनों में से कौन सा वाला कॉल होगा? पहले तो कब कॉल होगा? मतलब ये वाला कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा। कौन सा कॉल होगा, कौन सा रन होगा, वो डिसाइड कब होता है? जब तुम प्रोग्राम को रन करते हो। तो जब हम प्रोग्राम रन करते हैं उस समय डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है। बी का डेयरी मिल्क कॉल होगा या फिर ए का डेयरी मिल्क कॉल होगा, वो रन टाइम पे डिसाइड होता है। जब रन टाइम पे डिसाइड होता है तो इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट हो गया। तो देखो बी के पास दो ऑप्शन है, अपना भी डेयरी मिल्क कॉल कर सकता है, ए का भी डेयरी मिल्क कॉल कर सकता है। पर दोनों में से कौन सा कॉल होगा वो डिसाइड कब होता है? रन टाइम पे डिसाइड होता है, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होने के लिए क्या चाहिए? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के पास सेम फंक्शन है और दोनों के पास सेम फंक्शन है। इसको क्या कहते हैं? मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। और मेथड ओवरराइडिंग के लिए क्या चाहिए? इनहेरिटेंस चाहिए। मतलब ये तीनों टॉपिक जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। अगर इनहेरिटेंस है तो मेथड ओवरराइडिंग है, मेथड ओवरराइडिंग है तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो सकता, और मेथड ओवरराइडिंग नहीं है तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। तो ये जो कोड है, ये जो कोड मैंने सामने लिखा हूँ, ये तुम्हारे तीन टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है। इनहेरिटेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मेथड ओवरराइडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ऐप्स तो समझ में आ गया। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, बराबर, इधर फंक्शन कॉल हो रहा है, बट इस फंक्शन के लिए किसका फंक्शन कॉल होगा? बी का कॉल होगा या ए का कॉल होगा? वो डिसाइड कब होता है? रन टाइम पे डिसाइड होता है, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। द फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व एट रन टाइम इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जिस फंक्शन को कॉल करते हो वो कब रिजॉल्व होता है, मतलब वो कब डिसाइड होता है? रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलोगे। ओके, क्लियर है पूरा? हाँ सर, क्लियर। ओके, तो मोस्टली सारे जो भी आपने बोला था सारे डाउट्स मैंने कर दिए। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो यही है, जो भी आप टॉपिक सीख रहे हो उसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से सीखो और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो कि ये जो टॉपिक सीख रहे हो वो इंडस्ट्री में कहाँ पर काम आएगा। और बस सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। ओके, ओके सर। ठीक है, तो सेशन हम इधर बंद करते हैं। ओके, बाय। थैंक यू सर। वेलकम, बाय। ठीक है सर।